10th स्टैंडर्ड के एग्जाम नजदीक है और चाहता है कि लाइफ प्रोसेस जैसे चैप्टर में मुझे फुल मार्क्स मिलने चाहिए, और इसमें जो भी कंसेप्ट है या जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी डेफिनेशंस हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसको अगर मुझे पता चल जाए या 1 या 2 घंटे के वीडियो में तो बहुत अच्छा हो जाए। तो गाइस, सतीश साइंस एकेडमी आपको लेके आ रहा है वन शॉट ऑफ लाइफ प्रोसेस। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक से बात करेंगे। किसी ने बायोलॉजी का बी भी नहीं पता होगा, बेसिक से हम क्या करेंगे, पूरा लाइफ प्रोसेस हम क्या करेंगे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे वहां पे लाइफ प्रोसेस क्या है और उसमें पूरे जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, उसका एक्सक्रीशन है, पूरा डिटेल कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर पेपर के वो भी मैंने सारे इसमें क्या किए हैं, इनबिल्ट किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये साल में रिपीट होंगे वो हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। तो जस्ट डायरेक्टली हम क्या चलेंगे, वीडियो की तरफ चलते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट बेसिक से क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आपको ये समझ, जो भी प्रोसेस जिंदगी को जीने के लिए, जो भी प्रोसेस जिंदगी को जीने के लिए नेसेसरी है, द प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट अर्थ, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड एज योर लाइफ प्रोसेस। जो भी प्रोसेस आपको लाइफ को जीने में हेल्प करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तुम्हारा लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तुम बता सकते हो कौन कौन से प्रोसेस आपको भी हेल्प कर रहे हैं। रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हो, अगर सांस लेना बंद कर दे तो चलो ऊपर, और बोलिए और कोई प्रोसेस। डाइजेशन, हाँ, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर तुम लोग तो ऐसे मर जाओगे भूख के। फिर सर्कुलेशन, बॉडी में पूरा क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्लड क्या हो रहा है, तुम्हारा फिल्टर कर रहा है, हाँ, ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी से, दैट इज एक्सक्रीशन प्रोसेस। और वो ब्लड जो फिल्टर हुआ है वो आपका किधर आ रहा है, तुम्हारा हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक जा रहा है ना, है कि नहीं। तो अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो वैसे ही मर जाएंगे हम लोग, तो है कि नहीं। तो बात ट्रांसपोर्ट भी बता दिया मैंने सर्कुलेशन में ही। उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी क्या होता है, सर्वाइवल डिफिकल्ट है। क्यों, एक जनरेशन तो आ जाएगी बट दूसरी जनरेशन आएगी क्या, अगर रिप्रोड्यूस नहीं हो तो सेकंड जनरेशन पॉसिबल नहीं है। So there are lot of the process that are necessary for the survival of planet or survival of living organism on the planet Earth. Okay? तो वो सारे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या रहता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपको दिख रहे हैं, अच्छे से डायग्राम्स दिख रहे हैं, अयो आपको दिखते रहेंगे सारे डायग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिख रहे हो क्या दिख रहा है, ये क्या है, बर्ड है ना, हाँ, कि मुझे लगा वो तो चमगादड़ है सर, है ना। फिर ये क्या है, फिशेस है, हाँ। तो ये सारे लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स कभी दिखाए गए नहीं। कभी आपने दिखाया एक स्टोन ने दूसरा स्टोन रिप्रोड्यूस कर दिया, कभी देखा तो स्टोन एक्सपायर कर रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है ना, तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में, ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपका पहले लाइन थी कि पहले आपको समझा दी है कि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो क्या करता है, आपको सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प फॉर द सर्वाइवल। हाँ, तो आपको सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। लाइफ प्रोसेस क्या है, आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म which are necessary for maintaining their life, and the basic life process are nutrition, respiration, transportation and excretion। ठीक है ना, तो जो प्रोसेस आपको लाइफ जिंदगी जीने में हेल्पफुल होंगे वो सारे क्या आएंगे, लाइफ प्रोसेस आएंगे। और उसमें नाम क्या क्या दिया है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्या है तुम्हारा एक्सक्रीशन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो न्यूट्रिशन क्या है, ये प्रोसेस है जिससे आप क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तुम्हारा फूड इंटेक करता है, उसको यूटिलाइज करता है अपने बॉडी में। जैसे हम डायरेक्टली वी आर हेटरोट्रॉपिक, वी आर हेटरोट्रॉपिक है ना, खुद का खाना खुद थोड़ी बनाते हैं हम लोग, है ना। ये मत बोलना सर मैं तो घर पे राइस खुद ही बनाता हूँ, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। वो पता है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर इज अ प्लांट। अगर प्लांट नहीं है तो तुम्हें किधर से राइस मिलने वाली, किधर से व्हीट मिलने वाला, किधर से ज्वार मिलने वाला या पल्सेस। पॉइंट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, तुम्हारा प्लांट है। वी आर हेटरोट्रॉपिक, वी डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर अवर न्यूट्रिशन। पॉइंट समझे मेरी बात को। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, ये प्रोसेस है जिससे फूड क्या होता है, तुम्हारे सेल में क्या होता है, तुम्हारा बर्न होता है। बर्न सच में बोलूं, फूड क्या होता है, तुम्हारा ब्रेक डाउन होता है। अब मैं रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखिए ना, आगे जाके मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि आपका C6H12O6 ये क्या है, तुम्हारा ग्लूकोज। जब ये डिकम्पोज होता है तो क्या मिलता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिलता है, वाटर, प्लस क्या मिलता है, 38 ATP। क्या मिलता है, 38 ATP, है कि नहीं, रेडी। तो ये आपका किसके, ये कब होता है, जब आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। जब क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, तुम्हारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, तुम्हारा ब्रेक डाउन। तो आप यहाँ पे पूछ सकते, C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में ये होता है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज रेस्पिरेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन मैंने पहले भी बता रखा है, ये प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन क्या होता है हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ऑक्सीजन ही नहीं, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक अगर आप बोलेंगे ऑक्सीजन है, वाटर है, या आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, ये कैरी होते हैं एक पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर तुम्हारा दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक। तो वो सारा किसमें काम करते हैं, वो काम किसका है, पूरा तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का काम है। ठीक है, और एक्सक्रीशन तो तुम्हें पता ही है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी से उसको क्या करना है, इजेक्ट आउट करना है। जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके बॉडी में उसको क्या करना है, इजेक्ट आउट करना है, दैट इज सिंपली इज कॉल्ड एज योर एक्सक्रीशन। ठीक है, समझे मेरी बात को। नाउ अब यहाँ पे नीचे वो सारे प्रोसेस के डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई है। देखो ये किसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का दिख रहा है, हम बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कौन सा सिस्टम है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कौन सा है तुम्हारा, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये आपका कौन सा है तुम्हारा, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सिस्टम के सारे डायग्राम क्या है, नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स मूव अहेड, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे कॉमन जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन है। क्या है तुम्हारा, न्यूट्रिशन। तो अभी हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख ली कि जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, तुम्हारा वी इनटेक अ बॉडी, वी टेक अ फूड इन अ बॉडी, उसको हम यूटिलाइज करते हैं और उससे क्या करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, तुम्हारा जनरेट करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस किस में आता है, ये सारा का सारा प्रोसेस किस में आता है, दिस होल प्रोसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस में आता है, तुम्हारा न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये मैंने बोल दिया कि जो है ना, न्यूट्रिशन क्या है, तुम्हारा एक प्रोसेस है। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है और यूटिलाइज करता है बॉडी को, क्या बिल्ड द बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, फिर रिपेयर के लिए, एंड डैमेज पार्ट को क्या करना तुम्हारा, उसमें क्या करना है, रिपेयर करना है, और एनर्जी क्या करनी है, रिलीज करनी है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, खाना जो आपको मिल रहा है, आपने देखा होगा 2 साल का बच्चा और एक 5 साल के बच्चे में डिफरेंस है ना, हाइट का डिफरेंस है, वेट का डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि इसकी ग्रोथ ज्यादा है और उसका इंटेक भी ज्यादा है। छोटा बच्चा बहुत खाना खाता है, आपने पता रहेगा ना, हर 2 मिनट में आज उसको दूध चाहिए, बिकॉज उसके टिश्यू अभी क्या है तुम्हारे, दे आर कंटिन्यूस इन फेज ऑफ योर ग्रोथ। उसको ज्यादा एनर्जी की क्या पड़ेगी, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। समझे मेरी बात को। इसलिए बोलते हैं छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, यही रीजन है, समझे ना। हाँ अब सुनो, आगे समझो। अब क्या है तुम्हारा, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल क्यों बोलते बेटा, क्योंकि आपकी मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स। इसमें कार्बन सबसे बड़ा क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है। ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम कार्बन की केमिस्ट्री में हैं, या हम कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना, डॉक्टर बोलते हैं कार्ब्स कम इंटेक करो, किसी किसी को जिसका वेट ज्यादा बढ़ जाता है, कार्ब्स कम इंटेक करो, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट कम लो। क्योंकि हमारे मील में ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो राइस नहीं खाता। ऐसा कोई है जो राइस नहीं खाता या रोटी नहीं खाता, ऐसा कोई है क्या? डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस है क्या कोई ऐसा इधर, है क्या? नहीं ना, खाते हैं ना सब लोग। तो राइस एंड जो रोटी जो रहता है, इसमें सबसे ज्यादा हाई परसेंट 60 to 70% कार्ब्स ही है, 60 to 70% कार्ब है। हमारी बॉडी की 60% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आती है। कितनी परसेंट एनर्जी? 60 to 70% एनर्जी हमारी बॉडी किससे डिराइव करती है? कार्ब से डिराइव करती है। समझे? कीटो डाइट सुना आपने? हैव यू हर्ड ऑफ कीटो डाइट? सुना क्या? आजकल ज्यादा ट्रेंड में ही है। कीटो डाइट सुना है? कितने लोगों ने सुना कीटो डाइट के बारे में? 1-2 लोगों ने सुना है। चलो कोई बात नहीं। उसमें क्या करते हैं हम, अपनी बॉडी को पूरी की पूरी एनर्जी किधर से लेते हैं? आपका फैट से। किससे लेते हैं? तुम्हारे फैट से। बहुत सारे बंदे क्या होता है, थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, व्हाट दे डू, दे स्टार्ट फॉलोइंग अ डाइट। तो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रव करते कि तुम ना कार्ब से मत एनर्जी लो। किससे एनर्जी लो? फैट से एनर्जी लो। समझे मेरी बात को? याद रखना, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट के पास होती है, और मॉलिक्यूलर एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होती है? फैट के पास ज्यादा एनर्जी होती है। जबकि हमारी बॉडी किससे डिराइव करती है? कार्ब से एनर्जी डिराइव करती है। समझे मेरी बात को? हाँ, ये मैं आगे जाकर तुम्हें और डिटेल में बताऊंगा। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे मेरी बात को? सो यू गॉट इट नाउ। उसके बाद देखिए, आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। ठीक है, वो तो ठीक है। नाउ अब देखो, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम मेनली देखेंगे कि तो क्या है, 2 मेन मोड है न्यूट्रिशन के। उसमें पहला मोड क्या होता है तुम्हारा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और दूसरा कौन सा है तुम्हारा, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होता है, वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद ही बना रहा है। वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, खुद का खाना क्या कर रहा है, खुद ही बना रहा है। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जबकि हेटरोट्रॉपिक, जैसे प्लांट, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बराबर की नहीं? खुद का खाना खुद ही बनाता है ना प्लांट। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ योर लाइट एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ऑटोट्रॉप है। जबकि हम सब जो भी हैं यहाँ पे, वो सब क्या है तुम्हारे, हम सब हेटरोट्रॉप है। हम क्या है तुम्हारे, वी ऑल आर हेटरोट्रॉप्स। रीजन वाई? बिकॉज हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सो वी ऑल बिलोंग्स टू दी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रीजन वाई? बिकॉज वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड।
ठीक है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हम, इसलिए हम किस में बिलोंग करते हैं, हेटेरोट्रॉप में करते हैं। तो इसलिए ऑल एनिमल्स जो है और फंगस है ये एंड सम बैक्टीरिया ये सब हेटेरोट्रॉप है, और सारे के सारे ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया ये क्या है तुम्हारा ऑटोट्रॉप है। देयर आर सम ऑफ द स्पेशल बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Chemosynthetic bacteria. This bacteria have ability that they can make their food through the chemicals. So this type of bacteria are also autotrophic in nature because they can derive their food from the chemicals. Are you getting my point? समझे मेरी बात को? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। Now further you have to understand that कि heterotrophic mode of nutrition में जो है ना, it is further divided into 2 to 3 types. That is saprophytic, then parasitic and holozoic. कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। हाँ, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। क्या है तुम्हारा? सेप्रोफाइटिक, हेलोजोइक एंड पैरासाइटिक। ये 3 आपके पार्ट है इन केस ऑफ योर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर ऐसी बात है तो फिर कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए हाउ टू डू दैट। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जहां पे आपका ऑर्गेनिज्म किस पे फीड करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। किस पे फीड करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे बैक्टीरिया देखा होगा ना आपने, जहां पे भी कुछ गिर गया तो वहां पे चींटियां बैक्टीरिया सब फीड करना स्टार्ट कर देते हैं, है कि नहीं? कुछ कचरा रहेगा तो सब फीड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है तुम्हारा? दैट आर सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो आपके बैक्टीरियास रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, वो किसको फीड करते हैं? तुम्हारे डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। और ये ब्रेक करते उसको फूड मटेरियल में आउटसाइड देयर बॉडी, और उसके बाद इसको क्या करते हैं तुम्हारा? अब्सॉर्ब करते हैं। और एग्जांपल क्या है? मशरूम है, रेड मोल्ड है, यहाँ पे यीस्ट है और बैक्टीरिया है। समझे मेरी बात को? ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम से भी और क्लियरिटी से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम है, दिख रहा है क्या? ये क्या दिख रहा है? छतरी, हाँ मशरूम है। ये क्या है बोलो? हाँ प्लांट है ना? कौन सा प्लांट है? चलो ये छोड़ो, वो क्या है? हाँ बैक्टीरिया है। हाँ बैक्टीरिया क्लास में अमीबा, पैरामीशियम सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। ये एक प्लांट है जो क्या करता है? पैरासाइटिक नेचर दिखाता है, समझे? मतलब इट विल ये जो दिख रहा है ना, ऐसे वायर्ड कर रहा है, वो दूसरे प्लांट को क्या करता है? ऐसे अटैच करता है। पैरासाइटिक, ये तुम्हें सेप्रोफाइटिक समझा? मच्छर का काटना पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या है? क्या करता है? वो आता है, आपके ब्लड को सक करता है और निकल जाता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो क्या बोलते हैं? पैरासाइट। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहा है? अपने लाइफ के लिए डिपेंड है। दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है? तुम्हारा डिपेंड है, या इट्स सक के न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सेड टू हैव पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेड टू हैव पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो प्लांट ये दिखा रहा है, ये शक्कर प्लांट रहता है। इन्होंने अच्छे से डायग्राम, मतलब अच्छे से मैंने दिखाया नहीं, हो शक्कर प्लांट रहता है। उसमें ऐसा आपने देखा हो किसी प्लांट में ऐसा एक छोटा सा प्लांट है, ऐसा लिपट जाता है कि जैसे बिछड़े हुए यार है, जैसे इन्होंने दिखाया ना, देखो ये देखो लिपटा हुआ है कि नहीं ऐसा। ये एक्चुअली कर क्या रहा है पता है क्या? ये प्लांट में ना जो इसका सेल सेप रहेगा ना, न्यूट्रिशन जो रहेगा ना, उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको बोलते हैं पैरासाइटिक। इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर याद नहीं आ रहा तुम्हें तो मच्छर, जिंदगी में वही तो दुख है। कितने लोगों को मलेरिया हो जाता है? नहीं हुआ है, अच्छी बात है नहीं हुआ है तो, बट आपको पता ही है, हाँ जिंदगी ऐसी खराब है, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? देखो तुम्हें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझा। तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन विच ऑर्गेनिज्म क्या करता है तुम्हारा? देखो मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनिज्म क्या करता है तुम्हारा? गेट देयर फूड कहां से? फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको बोलते हैं होस्ट। उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। किसी घर पे पार्टी रहती है तो उसको होस्ट ही बोलते हैं ना। तो अभी तुम होस्ट हो और मच्छर आ रहे हैं तुम्हारे घर पे पार्टी करने। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बस पार्टी करके आपको बीमारी करके निकल जाएगा भाई, चिल है उसकी जिंदगी। ये तुम समझ मेरी बात को? गेटिंग? अब देखो विदाउट किलिंग देम, उसको मार देगा तो खाएगा क्या? समझे नहीं समझे? हाँ एग्जाम्पल इसका क्या है तुम्हारा? कसकट्टा है तुम्हारा, फिर ऑर्चिड है, फिर टिक्स है, लाइसेस है, लीचेस है, राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म है, प्लाज्मोडियम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी ऐसे ही काट रहे हैं दूसरे पे डिपेंड रह के। समझे मेरी बात को? नाउ अब उसके बाद क्या? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली एनगल्फ कर लेते हैं। डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? एनगल्फ। तो देखो यहाँ पे इज ए न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड दैट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। एग्जांपल के अमीबा, पैरामोशियम है तुम्हारा, बर्ड है, फिशेस है, ह्यूमन डायरेक्टली खाना खाते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं एंड देन उसके एनर्जी क्या करते हैं तुम्हारा? यूटिलाइज करते हैं।
डाइजेशन एंड एसिमिलेशन सुना है ना, डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना, मतलब उससे एनर्जी क्या करना, अभी यूटिलाइज करवाना। तो समझा हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कितने पार्ट है तुम्हारे, 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स है। वी गॉट इट, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नीचे डायग्राम भी दिए हैं बहुत अच्छे। हाँ, तुम नहीं बना पाओगे इतने सुंदर डायग्राम, टेंशन मत लो, तुम बनाना भी नहीं तुम लोगों ने, तुम समझो बस। ये तो तुम्हारे समझाने के लिए मैंने, मेरी डायग्राम इतने अच्छे नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रेजेंटेशन बना के रखा है कि नहीं? मैं बनाऊंगा ना ऐसे डायग्राम, 2 दिन लग जाने सिर्फ डायग्राम बनाने में, समझे नहीं समझे तुम? चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट। नाउ देखो, अब प्लांट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे भाई, तो देखो क्या है। हाँ, तो प्लांट न्यूट्रिशन में अगर बात करेंगे तो देखो, प्लांट के बाद यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के बाद ये प्रोसेस है। प्लांट क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट है, लीफ ग्रीन कलर है क्योंकि उनके पास क्या है, तुम्हारा क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किधर प्रेजेंट है, तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में। किधर प्रेजेंट है, तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस होता है बाय विच प्लांट प्रिपेयर क्या करता है, तुम्हारे खुद के फूड को प्रिपेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वहां पे जरूरी क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की भी जरूरत है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, फूड प्रिपेयर होता है और वो क्या होता है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है और उसको स्टोर किसके फॉर्म में किया जाता है, तुम्हारा स्टार्च। तो याद रखना, प्लांट में जो अनयूज कार्बोहाइड्रेट होता है, जो यूज नहीं कर रहा प्लांट खुद के लिए, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, तुम्हारा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है प्रोसेस में, तो उसकी रिएक्शन दी गई है। देखो 6CO2 + 12H2O दैट इज इक्वल टू सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, क्या मिल रहा है, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तुम्हारा रिलीज आउट हो रहा है। ये आपको पता है, ये लाइफ सेविंग गैस है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऐसे घुटन मैसेज हो जाएगी अपने को, समझे मेरी बात को? दिस इज द बेस्ट। बहुत सारे बुक में बहुत सारी बार मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये 6 मॉलिक्यूल अगर इधर आ जाएंगे तो 12 - 6 क्या हो जाएगा, 6। अरे 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएंगे ना। तो कभी कभार मैं इसमें क्या लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ 12 मैं इसको क्या बोलता हूँ, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज गिविंग यू C6H12O6। फिर ये 6 तो निकल गए थे इधर, तो ये नहीं आएगा, प्लस क्या आएगा तुम्हारा 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या आएगा, तुम्हारा ऑक्सीजन आएगा। समझेगा मेरी बात को? मैंने क्या बोला, कभी कभार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? अगर मैं इधर 12 लिखूं इधर 6 लिखूं तो बात तो वही है ना, नेट कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो इफ आई राइट दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन बोथ मीन द सेम, तो कंफ्यूज कभी होना नहीं है, ठीक है ना। मैं कभी कभार ये भी लिखा देता हूँ, कभी कभार बुक में ये भी लिखी होती है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों भी लिखोगे बात बराबर है। बात क्या है, तुम्हारा बराबर ही है। समझे मेरी बात को? क्लैरिटी आ रही है ना? फर्दर पॉइंट ऑफ दिस, अगर आपको इसका आगे का समझना है, ध्यान दीजिए, इसका आगे की बात करते हैं। अब जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखो लाइन बाय लाइन एक एक करके समझिए। क्या होता है, पहले फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या होता है, तुम्हारे 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, देखो पहले स्टेप में आपका होता है एब्जॉर्प्शन होता है तुम्हारा सनलाइट एनर्जी का, और सन एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, तुम्हारा क्लोरोफिल। जैसे क्लोरोफिल ने सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है इसको, किस में कन्वर्जन करता है उसको, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तुम्हारा केमिकल एनर्जी में। और जैसे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो क्या स्प्लिट करता है, वाटर मॉलिक्यूल। क्या स्प्लिट करता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो वही लिखा है, वो क्या करेगा, तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, किसमें, तुम्हारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। जैसे ही आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, तो जो आपका रिडक्शन क्या होता है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, तुम्हारा रिडक्शन होगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किससे होगा, तुम्हारा हाइड्रोजन से, और वो क्या फॉर्म करेगा, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्या होगी, तुम्हारी रिड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, तुम्हारी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट। वो रिडक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए स्प्लिटिंग पहले होता है। इसलिए क्या होता है, स्प्लिटिंग पहले होता है। हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल करते हैं, तुम्हारा पहले स्प्लिट करते हैं। इसलिए स्प्लिट करते हैं जिससे कि क्या हो जाएगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में कन्वर्ट कर पाए, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी आ रही है, सबको समझ में आया? ठीक है, अगर इधर तक समझ में आ जाता है तो फर्दर क्या समझने हमें, आगे सुनिए। आप देखिए, ये देखो पूरा यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी दिया है कि ये देखो सनलाइट इधर से आ रही है, ये एनर्जी है, सनलाइट आ रही है। ये तुम्हारा क्या प्लांट है, यहाँ पे उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे से आ रहा है आपका। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? और उसके बाद क्या कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आउट रिलीज हो रहा है। और उसके बाद क्या है, ग्लूकोज क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पे
फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल से डायग्राम है, यहाँ पे क्या पता है तुम्हारा, सारी चीजें यहाँ पे क्या बता दी है, ठीक है। और नीचे से वाटर कौन अपटेक करेगा, तुम्हारा रूट्स विल बी अपटेकिंग द वाटर, समझे मेरी बात को। हाँ, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ अगर इतना पता है आपको तो ये फोटोसिंथेसिस का हो गया। नाउ अब देखो क्लोरोफिल का डायग्राम भी आपको बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो ग्रीन पिगमेंट आपके लीफ में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्लोरोफिल बोलते हैं। और अगर आप देखें, अगर ऑब्जर्व करेंगे आप क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, तो हमें क्या देखेंगे, सेल में ग्रीन डॉट दिखेंगे स्ट्रक्चर, और जिनको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास क्या रहता है, तुम्हारा क्लोरोफिल। देखो ये डॉट दिख रहा है ऐसे, ये क्लोरोप्लास्ट, ये डॉट दिख रहा है ग्रीन दिख रहा है ऐसा, हाँ ना। हाँ, ये आपको क्या रहेंगे, तुम्हारा दिस ऑल आर योर क्लोरोप्लास्ट, ये क्या तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर ही क्या होगा, तुम्हारा क्लोरोफिल होगा। ऊपर के जो पार्ट है, ये ऊपर का जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, तुम्हारा अपर एपिडर्मिस ना, टॉप मोस्ट लेयर, ये हमारी एपिडर्मिस है। स्किन, ये क्या हमारी स्किन। वैसे लीफ का जो टॉप मोस्ट पार्ट रहता है वो क्या, उसकी एपिडर्मिस होती है। उसके बाद ये पूरा सेल इधर से नीचे तक क्या है, तुम्हारे मेसोफिल सेल। कौन सा सेल है, मेसोफिल सेल। बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट है, और लोअर यहाँ पे नीचे के पार्ट में क्या है, तुम्हारा लोअर एपिडर्मिस है। उसके बाद स्टोमा है, यहाँ पे स्टोमा, ठीक है, ये आगे बात करूंगा इसके बाद में। और नीचे क्या है, वैक्स, क्या है तुम्हारा वैक्स। वैक्स क्यों रहता है, थोड़ा रिडक्शन करने, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में। आपको पता रहेगा जो लीफ रहते हैं वाटर के, उससे क्या होता है, वाटर क्या होता है, लॉस होता है। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीफ क्या होता है, वाटर क्या होता है, तुम्हारा लॉस होता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस कम करने के लिए आपके पास वैक्स रहते हैं, क्यूटिकल्स रहते हैं, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नाउ अभी अगर ऐसी बात है तो सी फर्दर पॉइंट, ये सारे डायग्राम्स है। आपको क्या दिया है, ये देखो ये डायग्राम, ये देखो ये भी क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ये दूसरा डायग्राम देखो, उसका पूरा अच्छे से बताया है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है तुम्हारा इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा है, दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये स्ट्रोमा है। और ये क्या है, ग्रेना है, ये दिख रहा है, ये लेयर ऐसे, ये ग्रेना है। और ये क्या है तुम्हारा लेयर ऑफ लेयर क्या है, तुम्हारा थाइलाकॉइड्स। फिर लैमेली दिया है, और फिर ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, स्पेस। तो ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट आपको 12th में इसका डिटेल है, बट एट प्रेजेंट आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल में कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है वो भी दिखाया है। देखो ये प्लांट सेल का डायग्राम है, बराबर ना, पता है ना वो कौन सा सेल का डायग्राम है, इट इज प्लांट सेल डायग्राम। देखो ये प्लांट सेल का डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का अंदर क्या है तुम्हारा, ये क्लोरोफिल है। ये क्या है, क्लोरोफिल है, दिख रहा है क्या, कैन यू सी, दिस इज अ क्लोरोफिल। तो ये आपका पूरा ऐसा करके बताया, डायग्रामेटिकली भी आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ठीक है, गेटिंग। चलो तो ये अगर आपका हो गया है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट देन। ये भी सेम है, वही डायग्राम को वापस यहाँ पे वो आ गया है, वो अलग करके डाला है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नाउ स्टोमेटा के बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, एक छोटे से पोर्स रहते हैं थ्रू द लीफ के सरफेस पे। जैसे हमारी स्किन पे छोटे छोटे आपको पोर्स दिखते हैं ना, वैसे जो लीफ के सरफेस पे उस पे क्या होते हैं, तुम्हारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे वहां पे क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन और क्या हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या हो सके, तुम्हारा एक्सचेंज हो सके। तो उसके लिए हमारा यूज के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये लीव्स के थ्रू क्या करते हैं, तुम्हारे गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का क्या करते हैं, तुम्हारा एक्सचेंज करते हैं। कौन ऐसा करता है, स्टोमेटा। कौन करता है ऐसा, स्टोमेटा। उसके बाद हर एक स्टोमा में एक पेयर ऑफ गार्ड सेल होता है, जो क्या कंट्रोल करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है। अभी देखो यहाँ पे गार्ड सेल आपको दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है गार्ड सेल, देखो ये दिख रहा है क्या, ऐसे दिख रहा है ये, हाँ। तो हर एक स्टोमेटा में पेयर मतलब दो गार्ड सेल रहेंगे, जो उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। जब वाटर क्या होता है तुम्हारा, जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल में, तो क्या होता है, तुम्हारा स्वेल होता है और पोर क्या होता है, तुम्हारा ओपन होता है, ठीक है। और जैसे ही वाटर बाहर चले जाता है गार्ड सेल, तो वैसे स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज। तो यहाँ पे दिखाया भी है डायग्राम में, देखो ये गार्ड सेल है, नीचे देखो मैं बताता हूँ, नीचे और अच्छे से डायग्राम में बताया, ये दिख रहा है। गार्ड सेल से क्या हो रहा है, तुम्हारा वाटर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, दिख रहा है, वाटर क्या कर रहा है, तुम्हारा एंटर कर रहा है। तो वाटर जब एंटर कर रहा है, तो ये देखो स्टोमेटा क्या हो गया, तुम्हारा ओपन हो गया। समझे मेरी बात को। ये कब होता है, तुम्हारी डे टाइम में। क्या होता है, कभी होता है तुम्हारा, ये कभी होता है, ये बोलो कब होता है, डे टाइम। क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, तुम्हारा अंदर जो होता है ना बेटा, अंदर जो होता है ना, ये सेल में, इस सेल में क्या होता है, तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ग्लूकोज या शुगर क्या हो जाता है, तुम्हारा बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए क्या होता है, तुम्हारा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस होती है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, तुम्हारे अंदर आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या आते हैं, तुम्हारे अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये डे टाइम है। और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, ये ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि सुबह के टाइम में क्या होता है, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। सुबह के टाइम में क्या होता है, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। तो उससे क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो ग्लूकोज यहाँ पे इसलिए लेवल क्या हो गया, शुगर क्या बढ़ा है।
और नाइट टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि नाइट टाइम पे सनलाइट नहीं है, तो उस केस में देखो वाटर क्या करता है, अभी आउट मूव कर रहा है। अब क्या कर रहा है, आउट। और ये देखो स्टोमेटा क्या हो गया तुम्हारा, क्या पे क्लोज हो गया, क्योंकि अभी फोटोसिंथेसिस क्या हो गया तुम्हारा, बंद हो गया है। ठीक है मेरी बात। तो ये कब की बात है तुम्हारी, ये नाइट टाइम की बात है। कब की बात है, ये तुम्हारा नाइट टाइम में ऐसा होता है। ठीक है, ये नाइट टाइम में ऐसा होता है। और ये आपका कब की बात है तुम्हारा, दिस इज ऑल अबाउट योर डे टाइम में ऐसा होता है। समझे मेरी बात को, ये डे टाइम की बात है और ये क्या है तुम्हारा नाइट टाइम की बात है। समझे मेरी बात को। हाँ, और कहां से वाटर एंटर करते हैं, गार्ड सेल से। कहां से एंटर करते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल ही एक ऐसे सेल है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या करते हैं, हेल्प। अगर आप इनको बहुत अच्छे से देखो तो किडनी शेप होते हैं। कैसे शेप होते हैं तुम्हारे, किडनी शेप। कैसे होते हैं तुम्हारे, किडनी शेप। किडनी का शेप देखा है, बीन पता है, बीन वैसे शेप दिखता है वो। समझे मेरी बात को। हाँ, तो ये क्लियरिटी आ रही है। हाँ? अरे समझ पा रहे हो ना, हाँ, कि बोल रहे क्या बता रहे सर ऐसा। हाँ, क्योंकि थ्योरी है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, इसकी वजह से मैं क्या लिख के नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन बना के लेके आया हूँ, जिससे क्या बाद में आपको भेज दूंगा, आप आराम से लिख सकते हो। समझे मेरी बात को। अभी तुम समझने का कोशिश करो। चलिए, तो अगर आपका इतना समझ में आ जाता है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप देखिए आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल स्लाइड में सारे डायग्राम मैं पहले बता चुका हूँ। आप देखो यहाँ पे एक्टिविटी बाय एक्टिविटी भी है आपके बुक में। ये एक्टिविटी पहले क्या शो करना है, एक्टिविटी शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, देखो फर्स्ट काम क्या रहता है हमारा, हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, ठीक है, और उसके पास क्या रहता है, उसके जो लीव्स रहते हैं, ठीक है, वेरीगेटेड लीव्स, दैट इज क्रॉटन प्लांट्स है तुम्हारा। कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर द 3 days so that all the starch is used in the, then keep it in the sunlight for 6 hours. Then take a leaf from the plant and mark the green areas of the leaf on a sheet of the paper. Then dip the leaf in the boiling water to make it soft. तो क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, तुमने एक प्लांट लिया, ठीक है, हाँ, क्रोटन प्लांट बोल रहे हैं, वो प्लांट लिया आपने, वो प्लांट की क्या किया आपने, उसको आपने क्या किया, डार्क रूम में रखा। क्या रखा पहले तुम्हारा, डार्क रूम में। डार्क रूम में रखने के बाद जिससे कि वो पूरा का पूरा स्टार्च उसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, यूटिलाइज हो गया, तब तक उसको आपको डार्क रूम में रखा। उसके बाद आपने सनलाइट में कितने घंटे के लिए रखा उसको, 6 घंटे के लिए, 6 आवर के सनलाइट पे रखा। उसके बाद उसने आपने एक लीफ क्या किया तुम्हारा, उससे प्लग किया, मतलब उससे निकाला, उसको क्या किया, गर्म पानी में डाला। क्या, गर्म पानी में डाला उसको, उसके बॉइलिंग वाटर में डिप करने के बाद, उसके बाद क्या करना है, देन उसको डिप करना है किसमें, तुम्हारे अल्कोहल में। देन द डिप द लीफ इन द अल्कोहल एंड हीट इट इन अ वाटर बाथ to do the colorize it and remove the chlorophyll. Then wash the leaf in the green part of the, wash the leaf in water and dip it in a dilute iodine solution. It will be seen that only the green part of the leaf turn blue black to show that the chlorophyll is necessary for the photosynthesis. तो ये क्या बोल रहा है, जैसे आपका वो वाटर, जैसे आपने लीफ बॉइल वाटर में डाली, उसके बाद उसको क्या करो तुम्हारा अल्कोहल सोल्यूशन में डालो, और उसको क्या करो तुम्हारा थोड़ा धो लो, क्लीन कर लो। उसके बाद उसको आयोडीन सॉल्यूशन डालो। क्या डालो उसको, आयोडीन। तो आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा, जहां पे भी ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो उसको क्या कर देगा तुम्हारा ब्लू ब्लैक। क्या कर देगा, ब्लू ब्लैक। तो आप वापस देखेंगे लीफ को तो आपको ब्लू ब्लैक सेक्शन ज्यादा दिखेंगे, पीछे डायग्राम में दिखाया होगा, ठीक है, ब्लू ब्लैक सेक्शन ज्यादा दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्लू ब्लैक क्या है तुम्हारा, क्लोरोफिल है। क्या है तुम्हारा, क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, नहीं है, वो क्या है तुम्हारा क्लोरोफिल है। गेटिंग। तो यही आपका आयोडीन सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है तुम्हारा ग्रीन पार्ट को किसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू ब्लैक में। तो आप जितने पार्ट ने क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस किया रहेगा, उतना आपका लीफ में उतना ब्लू ब्लैक वहां पे क्या होगा तुम्हारा दिखेगा। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है जहां पे आप बता सकते हो कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस किधर से होगी, किधर से आपका सनलाइट केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। समझे मेरी बात को। सेकेंड जो एक्टिविटी है यहाँ पे क्या बोले, एक्टिविटी शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 पॉटेड प्लांट लेते हैं। क्या करते हैं, 2 पॉटेड प्लांट लेते हैं। तो 2 पॉटेड प्लांट आप लेंगे सेम साइज के, और उसको हम डार्क रूम में रखेंगे 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 3 दिन के, जिससे कि उसका पूरा का पूरा स्टार्च क्या हो जाएगा तुम्हारा, यूज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें से, उसके बाद हम उनको रखेंगे सेपरेट ग्लास प्लेट में, दोनों प्लांट को रखेंगे, और एक वॉच ग्लास रखेंगे जिसमें क्या डालेंगे, सम पार्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नियर टू 1 प्लांट टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या है, सुनो, एक ये प्लांट है मान लीजिए, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। अब ये प्लांट के नजदीक मैंने क्या लिखा, वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। क्या रख दिया तुम्हारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्लांट के नजदीक कुछ नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये जार में होता है, किसके अंदर होता है, ये जार के अंदर। किसके अंदर होता है, ये तुम्हारे जार के अंदर। तो ये क्या करेगा, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो नेबरिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी गैस है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब, क्योंकि इसका काम ही हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है तुम्हारा, तो एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा तो इसको क्या नहीं मिलेगा, इट विल नॉट गेट ए कार्बन डाइऑक्साइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जब इसको क्या होगा, आराम से क्या मिल जाएगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है और इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। रीजन क्या था, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, इसके वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। समझे मेरी बात को, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटी से आप ये क्या कर सकते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे कर सकते हैं कि कैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में देखिए, अभी तक आपने प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ा, अभी एनिमल्स में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले हमने किस में पढ़ेंगे, हमारा अमीबा में। तो अमीबा के बारे में क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है और लिविंग है ये वाटर में। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल से बना होता है। कितने सेल से बना होता है, एक ही सेल से बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ना अब आपको क्या पता है कि ये क्या करता है, ये फूड किससे लेता है, तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, तुम्हारा सूडोपोडिया। देखो यहाँ पे दिखाया उन्होंने सूडोपोडिया, दिख रहा है, ये सूडोपोडिया है आपका। ठीक है, तो सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ही क्या करता है, ये फूड क्या करता है, तुम्हारा कैप्चर करता है। नाउ अब ये फूड क्या करता है, ये फूड कहाँ पे स्टोर होता है, तुम्हारे फूड इज स्टोर्ड इन योर फूड वैक्यूल। कहाँ पे स्टोर होता है, फूड वैक्यूल। तो यहाँ पे फूड वैक्यूल भी दिखाया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फूड वैक्यूल, ये देखो ये दिख रहा है क्या, ये फूड वैक्यूल यहाँ पे दिखाया है। ये आपका क्या है, तुम्हारा ये फूड वैक्यूल है। तो जो आपने खाना लेकर आया तो कहाँ पे स्टोर हो गया, फूड वैक्यूल में स्टोर हो गया। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। तो वहां पे डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो क्या है तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ये आपका सेंट आउट होता है थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल। तो अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियरिटी आएगा। देखो दिख रहा है, ये ऐसा है, ये ऊपर न्यूक्लियस दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, तुम्हारा फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को किसने एब्जॉर्ब किया, सूडोपोडिया ने। किसने एब्जॉर्ब किया, सूडोपोडिया। कैन यू सी, डायग्राम में दिख रहा है, हाँ, इसलिए इतना अच्छा डायग्राम बना के रखें। तो ये क्या है, तुम्हारा सूडोपोडिया ने क्या किया, फूड पार्टिकल को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ठीक है, कैन यू सी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपका ये अगर ऐसा हुआ है तो उसके बाद क्या है, जो फूड वैक्यूल है, यहाँ पे क्या है, तुम्हारा फूड वैक्यूल है। ठीक है, वो क्या करता है, खाने को क्या करता है, तुम्हारा स्टोर करके रखता है, और बाद में खाना क्या होता है, तुम्हारा यूटिलाइज हो जाता है। समझे मेरी बात को, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है आपको, ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर आपका यहाँ पे होता है। वैसे आप यहाँ पे से भी देख सकते हैं, न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल, उसके बाद ये क्या होगा, तुम्हारा जो ये फूड पार्टिकल यहाँ पे है, ये जो फूड पार्टिकल है वो क्या हो गया, तुम्हारा सूडोपोडिया से क्या हो रहा है, तुम्हारा इजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, तुम्हारा इजेक्शन। और यहाँ पे देखो फूड वैक्यूल से भी क्या हो रहा है, तुम्हारा इजेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, जो इजेक्शन होता है वो किधर से हो रहा है, तुम्हारा सरफेस पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा साइकिल ऐसा है, ये न्यूक्लियस और फूड पार्टिकल, ये यहाँ पे किसमें एंटर किया, ये फूड वैक्यूल में एंटर किया। फूड वैक्यूल से क्या किया, प्लांट ने क्या, पूरा खाना यूटिलाइज किया, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन हुआ। डाइजेशन एंड एसिमिलेशन के बाद क्या बना, तुम्हारा ये वापस क्या हो गया, तुम्हारा पूरा होने के बाद ये क्या हो गया, तुम्हारा वापस क्या हो गया, ओरिजिनल स्टेट में आ गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। और वापस क्या करेगा, ये इंजेक्शन करेगा। इंजेक्शन मतलब क्या, वापस खाना क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर से क्या आएगा, तुम्हारा ये पाथ ऐसा पूरा क्या होगा, तुम्हारा सर्कल में चलेगा। इंजेक्शन का मतलब क्या है, थ्रोइंग द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। इंजेक्शन मतलब थ्रोइंग आउट, इंजेक्शन, आई आया ना, आई का मतलब इनटेक, आई का मतलब क्या, इनटेक, और ई आया ना, ई का मतलब क्या करना है, थ्रोन आउट। इंजेक्शन मतलब क्या, थ्रोइंग द अनयूज्ड मटेरियल या बोलते हैं वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ऐसा करके आपका ये सर्कुलर मैनर में आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नाउ अगर आपको ये समझ आता है तो सी, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंसानों में न्यूट्रिशन का क्या रोल है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में, कि जो ह्यूमन बीइंग है ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, तुम्हारा न्यूट्रिशन के क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या करते हैं, अपटेक करते हैं ना। तो न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस किसमें होता है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तुम्हारा सबसे पहले क्या है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड से बना है, जो प्रोड्यूस क्या करते हैं, तुम्हारे एंजाइम। और वो एंजाइम का काम क्या है, तुम्हारा फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना है तुम्हारे स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है ना। नाउ जो मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं आप देखेंगे, यहाँ पे माउथ है, ओसोफेगस है, उसके बाद देखो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है, तुम्हारे मेन ऑर्गन। उसके साथ साथ आपके क्या है, जो मेन ग्लैंड्स हैं, जो आपका है वो क्या है, तुम्हारा सैलिवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रिया है, और क्या है, तुम्हारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ये आपके क्या है, तुम्हारे मेन ग्लैंड है, जो आपको किस में हेल्प करेंगे, तुम्हारे
डाइजेशन प्रोसेस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ अगर ऐसी बात है तो फर्दर देखिए, ये दिख रहा है डायग्राम, दिख रहा है, सबसे ऊपर क्या है तुम्हारा सलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया है टंग, ये क्या है तुम्हारा, बोलो पॉइंट क्या है, एपिग्लॉटिस, ये क्या है तुम्हारा एसोफेगस, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा स्टमक, ये क्या, ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा पेनक्रिया, पेनक्रिया के बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है, ये कोलोन, और ये क्या है तुम्हारा रेक्टम, और ये सीसम है, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा डिओडिनम भी आएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये क्या है तुम्हारे समझाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, पर अब वन बाय वन हम इसकी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे कि इनका काम क्या है और कैसे आपके बॉडी में डाइजेशन होता है। ठीक है, वही डायग्राम आपको यहाँ पे अच्छे से बताए हैं। अब देखो, अब ये पूरा वन बाय वन आप समझेंगे, ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है कि डाइजेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है, तो आप देखिए माउथ में क्या होता है, तो फूड जो होता है वो ब्रोकन डाउन होता है तुम्हारे स्मॉल पार्टिकल में टीथ की मदद से, एंड ये किसके साथ मिक्स होता है, यहाँ पे सलाइवा, किसके साथ मिक्स होता है, सलाइवा। सलाइवा किधर से आता है तुम्हारा, सलाइवरी ग्लैंड से आता है, और सलाइवा में क्या होता है तुम्हारा एंजाइम होता है, क्या होता है तुम्हारा एंजाइम, वो एंजाइम होता है अमाइलेज, क्या होता है तुम्हारा अमाइलेज एंजाइम होता है। तो सलाइवा कंटेन, वही बोला उन्होंने एंजाइम, जो सलाइवरी क्या होता है तुम्हारा अमाइलेज होता है, और ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को किस में, तुम्हारा शुगर में क्या करता है तुम्हारा कन्वर्ट करता है। उसके बाद आप देखेंगे जो फूड होता है वो किससे पास होता है, फिर तुम्हारा ट्यूब लाइक, वो देखा ना ऐसे ट्यूब जैसे नीचे जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस, क्या बोलते हैं उसको, ऑसोफेगस, एंड इट इज मस्कुलर ट्यूब, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। तो फूड किससे पास होता है, उसके बाद तुम्हारा ऑसोफेगस से क्या होता है तुम्हारा पास होता है। ठीक है, नाउ अब देखो, अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक में क्या होता है, अगर आप स्टमक की बात करेंगे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहता है ये प्रोड्यूस क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें क्या होता है तुम्हारा एंजाइम पेप्सिन होता है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड फिर क्या होता है तुम्हारा म्यूकस। तो आपके तीन मेन एंजाइम है स्टमक में, ध्यान रखना, पेप्सिन है, पेप्सिन एक एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और क्या है तुम्हारा म्यूकस, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो पेप्सिन एंजाइम, इनका काम क्या है, पेप्सिन क्या करता है तुम्हारा ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, इसको ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है तुम्हारा एसिडिक मीडियम बनाता है, जो किसको हेल्प करता है, पेप्सिन को, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म रहता है पेप्सिनोजिन, क्या रहता है पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन, तो पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन कौन कन्वर्ट करता है, HCl, कौन कन्वर्ट करता है HCl, बिकॉज पेप्सिनोजिन टू पेप्सिन तभी कन्वर्ट हो सकता है जब कौन सी मीडियम रहेगी तुम्हारी एसिडिक मीडियम, जब कौन सी मीडियम है तुम्हारी एसिडिक, देन एंड देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। वो यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, उसके बाद जो म्यूकस है ये क्या करते हैं तुम्हारा स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगेंस्ट योर एसिडिटी, क्योंकि देखो अगर एसिड बढ़ेगा बॉडी में तो क्या होगा तुम्हारा, वो आपका बॉडी को भी क्या करेगा तुम्हारा डैमेज करेगा, तो प्रोटेक्ट करके रखता है। पर कभी कभार क्या हो जाता है, एसिडिटी हो ही जाती है, देखा ना आपने, बहुत सारे लोगों की एसिडिटी हो गई। ठीक है, ये क्यों होता है, बिकॉज क्या होता है आपकी बॉडी में HCl का अमाउंट क्या हो गया तुम्हारा ज्यादा बढ़ गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट क्या हो गया ज्यादा बढ़ गया है, और म्यूकस उसको संभाल नहीं पा रहा है। ठीक है, यानी तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे से फूड कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, किधर जाएगा तुम्हारा, स्टमक से किधर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना स्टमक हमारा जे शेप होता है, कौन सा शेप होता है स्टमक, जे, ठीक है, जे शेप होता है स्टमक। हाँ, और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे नहीं आई है, वो ये है कि जब आपका ऑसोफेगस से फूड नीचे आता है, ठीक है, जब आपका ऑसोफेगस से फूड नीचे आता है तो वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही वो मस्कुलर जो मसल है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फूड क्या हो जाएगा तुम्हारा आगे, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर फूड आगे गया, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऐसा। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं तुम्हारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो बाय मींस ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो आपका जो फूड है वो रीच करता है आपके माउथ से किधर तक, तुम्हारा स्टमक तक। ठीक है ना, सो इट इज बाय मींस ऑफ ओनली विच मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये पॉसिबल है। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, और गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मूवमेंट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, और याद रखना जो लेयर रहती है, इनर लेयर जो ओसोफेगस की रहती है ना, वो किससे बनी रहती है, म्यूकस, जिससे बनी रहती है तुम्हारी म्यूकस से ही बनी रहती है, जिससे क्या होगा स्लिपरी एक्शन हो, जिससे क्या हो तुम्हारा स्लिपरी एक्शन हो, इजीली आपका फूड क्या होगा तुम्हारा आपके ओसोफेगस से किधर जाए, तुम्हारे स्टमक में जाए। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, उसके बाद याद रखना हमारे जो स्टमक में रहता है यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल रहती है। क्या रहती है तुम्हारी स्फिंक्टर मसल, वो क्या करती है तुम्हारा रिवर्सिबल नहीं कर देती थी फूड को। रिवर्सल समझते ना, कभी उल्टियां हो जाती है ना तो खाना वापस बाहर नहीं आ जाता क्या, तो हम नॉर्मल में ऐसा होता है क्या, अगर कोई बीमार रहेगा तभी ऐसा होता है, और नॉर्मली ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है तुम्हारा जो आपके स्टमक में वहां पे क्या एक स्फिंक्टर मसल होती है, क्या करती है तुम्हारी, क्या होती है तुम्हारी स्फिंक्टर मसल, वो रिवर्स नहीं होने देती है फूड को, वापस माउथ में नहीं आने देती है फ्रॉम स्टमक।
ठीक है, समझे मेरी बात को। उसके बाद HCl का क्या रोल है आपके बॉडी में, 2 से 1 रोल तो तुम्हें बता दिया कि HCl का काम क्या है तुम्हारा, आपका पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, एक तो ये रोल है। दूसरा रोल ये है HCl का कि जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, या वायरस आपके बॉडी में आ रहे थ्रू द आपके खाने से, तो एसिडिक मीडियम में वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। एसिडिक मीडियम में वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे मर जाएंगे। इसकी वजह से वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी क्या है तुम्हारा, HCl का एक क्या है तुम्हारा इंपॉर्टेंट रोल है। दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या इंपॉर्टेंट रोल है समझा, आया ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझा, स्फिंक्टर मसल समझा, हर एक जगह स्फिंक्टर मसल होती है। ऑसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड नहीं होना चाहिए। समझे मेरी बात को। टैप जैसे है, टैप ओपन किया पानी आया, टैप बंद किया खत्म। स्फिंक्टर का भी वही काम है, जब ओपन रहेगा तो चीजें नीचे से ऊपर से नीचे आ सकती है, एक बार बंद कर दिया नहीं आ सकती। समझे मेरी बात। स्फिंक्टर का काम है रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट, रोक के रखना। समझे मेरी बात को। गेटिंग, ये आपको पता होना चाहिए ना। अब उसके बाद देखो, जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, डिओडिनम। क्या बोलते हैं तुम्हारा, डिओडिनम बोलते हैं। अब डिओडिनम में क्या होता है, सुना क्या होता है, जो फूड है ये मिक्स होता है किसके साथ, बाइल। ये बाइल जूस किधर से आता है, तुम्हारे लिवर से आता है। एंड पेनक्रियाटिक जूस किधर से आता है, तुम्हारा पेनक्रिया से आता है। क्या देखना, डिओडिनम में 2 जूसेस आते हैं, बाइल जूस फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रिया। ना बाइल क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है आपका फैट को, किसमें, तुम्हारा स्मॉल ग्लोब्स में। मतलब फैट का यहाँ पे क्या होता है, इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं तुम्हारा, इमल्सिफिकेशन। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, उन्होंने आगे बोला होगा, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू ग्लोब्स। इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, इमल्सिफिकेशन। ये बहुत बार पूछा गया था, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं तुम्हारा, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। एक बार ये एमसीक्यू में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है तुम्हारा, इसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है तुम्हारा, ट्रिप्सिन। और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, ट्रिप्सिन एंड लिपेस होता है, 2 एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन और दूसरा क्या तुम्हारा लिपेस है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, एंड लिपेस किसको ब्रेक डाउन करता है तुम्हारा, वापस फैट को क्या करता है तुम्हारा, ब्रेक डाउन करता है। पर याद रखना, लीवर से जो बाइल जूस आया इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, पेनक्रियाटिक जूस से ही एंजाइम आया। दिख रहा ना, यहाँ पे बताया मैंने, पेनक्रियाटिक जूस से ही एंजाइम आया। वो कौन से 2 एंजाइम से, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। अरे दिख रहा है यार, देख के भी ये बोल पा रहे हो तुम लोग, आ गया भाई तुम लोगों का। ट्रिप्सिन और क्या है तुम्हारा, लिपेस है। तो बहुत सारे लीवर से क्या, मतलब लीवर से जो बाइल आ रहा है उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि फैट को क्या करना है तुम्हारा, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इमल्सिफिकेशन होना है उसका, ठीक है, ध्यान रखना ना। अब अगर आप आपको समझ में आ गया, तो अब इसके बाद क्या है, ये आपका क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम का पार्ट हो गया। क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का किसका पार्ट हो गया, डिओडिनम का पार्ट हो गया। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्या है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद आपका क्या है, लोअर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ग्लैंड रहते हैं तुम्हारे ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोड्यूस क्या करते हैं तुम्हारा, इंटेस्टाइनल जूसेस। जो ग्लैंड्स रहते हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। और जो एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस में, ये क्या कन्वर्ट करते हैं तुम्हारे, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं तुम्हारा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। फैट को किस में कन्वर्ट करते हैं तुम्हारा, फैटी एसिड। ध्यान रखने, एग्जाम में आता है। उसके बाद फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में फैट कन्वर्ट होता है। एंड प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करते हैं तुम्हारा, अमाइनो एसिड। याद रखना, ये कन्वर्जन किधर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किधर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या क्या किया, किसको किसमें कन्वर्ट किया, हमने कन्वर्ट किया तुम्हारा, पहला था तुम्हारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, उसको किसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज। फैट को किसमें कन्वर्ट किया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और उसके बाद प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट किया, अमाइनो एसिड्स में। समझे मेरी बात को। ये होने के बाद जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इट इज कॉल्ड विलाई। क्या बोलते हैं इसको, विलाई। ऐसा होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका काम क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या काम रहता है तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो विलाई के पास क्या रहता है तुम्हारा, ब्लड वेसल रहते हैं, और इट हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये क्या करता है तुम्हारा, इसका ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। और ये करता है तुम्हारा, इसके पास क्या होता है तुम्हारा, ब्लड कैपिलरीज भी होती है। क्या होती है तुम्हारी, ब्लड कैपिलरीज भी होती है। ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, और उससे क्या करता है, फूड को क्या करता है तुम्हारा, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है। समझा मेरी बात को। नाउ अब यहाँ पे क्या सरफेस एरिया बढ़ा है, ये हो गया। जो डाइजेस्टेड फूड है ये अब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट क्या किया जाता है तुम्हारा, थ्रू आउट द सेल बॉडी। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया, और उसके बाद क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट में क्या होता है, क्योंकि वहां पे ब्लड कैपिलरीज भी है, किसके साथ, विलाई के साथ क्या है तुम्हारा, ब्लड कैपिलरीज भी है। तो उसके साथ क्या होगा तुम्हारा, जैसे ही वो फूड एब्जॉर्ब होता है तो ब्लड में क्या होगा तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी का, ठीक है ना। जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये किसमें पास होता है तुम्हारा, फिर कितना जाता है तुम्हारा, लार्जर इंटेस्टाइन के पास जाता है,
लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्या क्या चीज एब्जॉर्ब होती है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, और वेस्ट मटेरियल क्या होता है तुम्हारा, रिमूव होता है थ्रू द एनएस। एनएस क्या होता है, फाइनल ओपनिंग होता है। क्या होता है तुम्हारा, ये फाइनल ओपनिंग है तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल की। किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, जो क्या करती है, थ्रो करती है अनडाइजेस्टेड फूड और या बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द आपका माउथ एंड टू दी एनएस। एक बार ये पूछा गया था एमसीक्यू में, कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंडिंग है, समझे। उसके साथ साथ लार्जर इंटेस्टाइन में सॉल्ट, बाइल्स, उसके बाद और कोई सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयन, कितनी कैसी डिफिशियंसी आपकी बॉडी में है, उस हिसाब से आपका क्या कहता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, गलत वे मत लेना, बायोलॉजी है तो बताना पड़ता है। आपने देखा होगा कि देखो, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होती है तो आपके यूरिन में भी वो दिखता है। अगर आपने बहुत टाइम से अगर पानी नहीं पिया तो आपका यूरिन में क्या होता है, येलोइश कलर हो जाता है। क्या होता है, पूरा येलोइश। इसका मतलब आपकी बॉडी किधर क्या हो रही है, डिहाइड्रेट हो रही है। क्या हो रही है, डिहाइड्रेट। बहुत कम पानी आपकी बॉडी में। इससे क्या कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी कंटिन्यूसली सेम पानी क्या हो रहा है तुम्हारा, एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेटेड वाटर है, बोलते ना समर के टाइम पे हाइड्रेटेड रहना चाहिए, अगर हाइड्रेटेड वाटर है तो आपका जो यूरिन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, मतलब येलो कलर नहीं होता है, नॉर्मल यूरिन आता है, समझे ना। इसका मतलब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, इसलिए क्या हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन क्या हो रहा है तुम्हारा, ज्यादा हो रहा है। समझे मेरी बात को। तो आपका यूरिन बता देता है कि आपकी बॉडी की हेल्थ कैसी है। समझे मेरी बात को। आपने बहुत बार सुना ना, यूरिन टेस्ट करते लोग, नहीं करते, करते ना। शुगर के लिए तो यूरिन टेस्ट करना पड़ता है। हाँ, आप डायबिटीज के मरीज हो कि नहीं हो, आपके यूरिन में दिखता है। पूरा समझ में आया, पूरा इन डेप्थ समझ में आया, लाइफ प्रोसेस, हैव यू गॉट इट, क्या क्या मैंने बताया यहाँ पे। ठीक है नाउ, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। ठीक है ना, गेटिंग। ये ऐसे लाइन बाय लाइन इसलिए समझाया जा रहा है कि जिससे आपको चीजें क्लियर रहे और बाद में आपको इससे ही पढ़ना है तो इजीली क्लियर हो जाएगी। नाउ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेस्पिरेशन। अब क्या हो गया तुम्हारा, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या खत्म हो गया तुम्हारा, वी कंप्लीटेड द न्यूट्रिशन। ना अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन के बारे में देखो, सिंपल सी भाषा है। रेस्पिरेशन क्या है, ये प्रोसेस है बाय विच फूड इज बर्न इनटू द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। बर्न तो नहीं बोल सकते आप, क्या इसको बोल सकते हैं कि फूड क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीडाइज होता है। मैंने बोला ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो 38 एटीपी आएगा। हाँ, तो वही कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो वही रिएक्शन दिखी है, एटीपी प्लस फॉस्फेट। ये तो इन्होंने बताया है, आपको पता है, याद है ना, ये C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बोला था क्या आ रहा था, 6CO2, बोलो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या आ रहा था तुम्हारा, 38 एटीपी मॉलिक्यूल। कितना आता है तुम्हारे, 38 एटीपी आता है। कितना आता है बेटा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होने की वजह से कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। मतलब एनर्जी करेंसी मतलब देखो, अगर आपको किसी को भी कुछ देना हो तो पैसे में देते ना, 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, 50 रुपए, 1000 रुपए दिए, तो रुपीज बोलते हैं ना, वी से, और करेंसी इज रुपीज। सेम इन सेल्स, इफ यू वांट टू एक्सचेंज एनर्जी तो क्या बोलेंगे, 5 एटीपी गए, 10 एटीपी गए, 100 एटीपी गए, तो वो आपका क्या है, एनर्जी करेंसी है। क्या है तुम्हारी, एनर्जी करेंसी है। अब एटीपी कैसे फॉर्म होता है, एटीपी में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, एटीपी क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा एनर्जी क्या बनती है, तुम्हारी एटीपी बनती है। क्या बनती है तुम्हारी, एटीपी। ये एनर्जी सिंथेसिस होती है। ये क्या एनर्जी क्या होती है, सिंथेसिस। और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है तुम्हारा, रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर। जब एटीपी बना तो एनर्जी क्या हुई, स्टोर। और जब एटीपी ब्रेक हुआ तो एनर्जी क्या हुई, रिलीज। एटीपी ऐसे ब्रेक होता है, एटीपी ब्रेक इनटू एटीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप। समझे मेरी बात को। तो बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, इसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, एनर्जी क्या हो रही है तुम्हारी, एब्जॉर्ब। तो आगे की रिएक्शन किसके लिए, सिंथेसिस के लिए। बैकवर्ड रिएक्शन किसके लिए है, ब्रेक डाउन के लिए। समझे मेरी बात को, गेटिंग। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो एनर्जी स्टोर होती है सेल में, ये किसके फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। और जब भी आपको एनर्जी लगेगी तो एटीपी मॉलिक्यूल क्या होगा तुम्हारा, ब्रेक डाउन होगा। और वो किसमें जाएगा तुम्हारा, एटीपी में। और फॉस्फेट ग्रुप से जो भी एनर्जी है वो क्या होगी तुम्हारी, रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेसिकली 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है।
एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। क्या होता है तुम्हारा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसको क्या बोलते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी फॉर्म होती है। ज्यादा एनर्जी क्या होती है? सिंथेसाइज होती है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म होता है। हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, वी आर मल्टीसेलुलर। और जो छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, इसमें क्या होगा? एनारोबिक। इसमें क्या होगा? एनारोबिक, क्योंकि वो साइज में छोटे यूनिसेलुलर है, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? तुम्हारी कम होगी। तो समझो मेरी बात को, एरोबिक कहाँ पे होगा? एनारोबिक कहाँ पे होगा? जहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा वहां पे एरोबिक, जहां पे मल्टीसेलुलर वहां पे एरोबिक, जहां पे आपका ज्यादा एनर्जी चाहिए वो एरोबिक, जहां पे यूनिसेलुलर छोटे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सिटी कम, क्या होगा? सारा एनारोबिक में आएगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बोला भाई एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सीजन, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? तुम्हारा ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसके? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होती है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इट टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या है तुम्हारे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? तुम्हारा पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? तुम्हारा पायरुवेट। हर जगह कोई एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पहला स्टेप कॉमन होता है कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तुम्हारा पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ऐसे होता है। देखो, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में साइटोप्लाज्म में किसमें कन्वर्ट होगा? तुम्हारा पायरुवेट। पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें कन्वर्ट होगा? तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। इसलिए हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? फाइनल ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का वो कहाँ पे होता है? तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और सारी की सारी एनर्जी किधर रिलीज होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में ही रिलीज होगी। समझे मेरी बात को? इसलिए उसको क्या बोलते हैं? तुम्हारा पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। बचपन में पढ़ा है ना, 9th में पढ़ा है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। नाउ सिमिलरली देखो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा एरोबिक के उल्टा, पूरा एरोबिक के क्या चलेगा? तुम्हारा उल्टा चलेगा, दैट इज अनएरोबिक। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान दो। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये आपका किस में होगा? जैसे मैंने बताया, एब्सेंस ऑफ क्या होगा? तुम्हारा ऑक्सीजन में होगा, और ये प्रोड्यूस क्या करता है? तुम्हारा कम एनर्जी। और एंड प्रोडक्ट याद रखना, एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है? लैक्टिक एसिड या इथेनॉल। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है, नीचे बताया है। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी यहाँ पे क्या होती है? तुम्हारी रिलीज होती है। ये आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, हमारे मसल सेल एंड यीस्ट, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, साइटोप्लाज्म में, देखो दोनों में कॉमन पायरुवेट है। नाउ पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और हमारे मसल सेल में क्या बनाता है? क्या बनाता है? तुम्हारा लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है? तुम्हारा इट फॉर्म ऑन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, और ये कहाँ पे है? तुम्हारा हमारे मसल सेल में ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में क्या बनाया है? तुम्हारा पायरुवेट। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन ईस्ट तो क्या बना रहा है? इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बना रहा है? तुम्हारा एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसको फर्मेंटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो अल्कोहलिक बेवरेज जो आपने वाइन सुना है, जो भी है, ठीक है, जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट आते हैं ना मार्केट में, वो सारे कौन से प्रोसेस से बनते हैं? फर्मेंटेशन। और इसका बेस्ट क्या यूज किया जाता है? ईस्ट। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? ईस्ट यूज किया जाता है। यहाँ पे बोला होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एंड पायरुवेट कन्वर्ट होता है तुम्हारा इथेनॉल में। समझे मेरी बात को? तो ईस्ट में ये होता है। एग्जाम में आएगा डिस्टिंग्विश करके एरोबिक एंड एनारोबिक, तो भाई इतना लिखना आना चाहिए आपको। रेडी? और एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किस में होगी? एरोबिक में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, इतना आपको जमना चाहिए। चलिए, नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, तो ये आपका समराइज किया गया है, पीछे का ही सब समरी हुई है। ये देखो पहले ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सब में, मैंने बोला ना पायरुवेट सब में क्या होगा? तुम्हारा कॉमन है पायरुवेट एनर्जी। उसके बाद अगर पायरुवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी? 38 ATP। कितने आएंगे यहाँ पे? 38 ATP आएगी। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी एंड प्रोडक्ट। और अगर पायरुवेट आपका मसल सेल में जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा? तुम्हारा लैक्टिक एसिड। कैसे तुम इसको फील कर सकते हो? देखो, आप जब बहुत सुबह सुबह मान लो अगर जॉगिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद आपके घुटने दर्द करने स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं ना बस हो गया। क्योंकि तब लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपके मसल में क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड। उससे ऐसे आपके जॉइंट क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? पेन करना स्टार्ट करते हैं। उसके वजह से आपके जॉइंट क्या करते हैं? तुम्हारे पेन करना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से ही ऐसे होता है। समझे मेरी बात को? रिलेटिव आ रही है?
नाउ उसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या ईस्ट में क्या होता है तुम्हारा, क्या फॉर्म होता है, इथेनॉल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या होती है तुम्हारी एनर्जी क्या होती है तुम्हारी रिलीज होती है। समझे मेरी बात को? ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हाउ वी हैव डन दिस। गेटिंग? तो ये आपके मेनली 3 पाथवे है, 3 पाथ होता है पायरुवेट किस किस में आपका क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट, अब रेस्पिरेशन ह्यूमन। देखो अगर आप रेस्पिरेशन ह्यूमन की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम्स अच्छे से समझने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन सिस्टम का वो क्या है तुम्हारे नॉस्ट्रिल है, नेसल कैविटी है, फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, लंग्स है और क्या है तुम्हारा डायफ्राम। देखो आप ये डायग्राम से भी समझ सकते हो, ये देखो दिख रहा है डायग्राम विजिबल। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर क्या है तुम्हारा नेसल कैविटी, ये क्या है तुम्हारी नेसल कैविटी। उसके बाद क्या है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी फॉर द अपटेक ऑफ फूड। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये एपिग्लॉटिस है, ये क्या है तुम्हारा एपिग्लॉटिस, ये क्या है तुम्हारा एपिग्लॉटिस है। ठीक है, ना उसके बाद क्या है यहाँ पे ये साइड क्या है तुम्हारा फेरेंक्स, ये साइड क्या है तुम्हारा फेरेंक्स, ये क्या है तुम्हारा नीचे वाला पार्ट क्या बोलते हैं तुम्हारा लैरिंक्स बोलते हैं। पोजीशन ध्यान रखो, आता है कौन सा पार्ट क्या है, स्टेट बोर्ड की बुक में या किसी में भी देखो डायग्राम में पूछा जाता है कि कौन सा पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा ट्रैकी, ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा ट्रैकिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंकाइल्स है। ट्रैकी के बाद आप समझिए कि यहाँ पे ये कार्टिलेज है वो, ठीक है, ये लेफ्ट आपका क्या है तुम्हारा लंग्स है और ये क्या है तुम्हारा राइट लंग्स है और ये राइट ब्रोंकाई है और ये क्या है तुम्हारा लेफ्ट ब्रोंकाई। दिख रहा है ये पूरा ऐसा, ये ब्रोंकाई है पूरा, ये लंग्स है और उसके अंदर ब्रोंकाइज है, ऐसा दिख रहा है आपको। नीचे क्या तुम्हारा डायफ्राम, नीचे क्या है तुम्हारा डायफ्राम। बस ये खिचड़ी बन गई क्या ज्यादा, ये देखो नीचे ये दिख रहा है आपको, ये नीचे आपका ये डायफ्राम है, ये दिख रहा है ये, दिस इज डायफ्राम। ठीक है, नीचे ये आपका ये डायफ्राम है। ठीक है, गेटिंग? और उसके बाद यहाँ पे देखो ये बलून लाइक सैक दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये बलून लाइक सैक दिख रहे हैं ना ऐसे छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा एल्वेलाई। क्या बोलते हैं इसको तुम्हारा एल्वेलाई, क्या बोलता है एल्वेलाई। समझे? तो ये आपका सिंपल सा क्या है तुम्हारा डायग्राम है, ये क्या है तुम्हारा सिंपल सा क्या है तुम्हारा डायग्राम है। नाउ सी ध्यान दें, इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है कि जो एयर है ना वो कहां पे एंटर करेगी, आपके नॉस्ट्रिल में। नॉस्ट्रिल मतलब आपके नोज से, नॉस्ट्रिल पैसेज वही है क्योंकि सांस लेगे तो सबसे पहले एयर नॉस्ट्रिल में जाएगी ना भाई। उसके बाद क्या होता है वहां पे क्या है तुम्हारा हेयर है एंड म्यूकस है, क्या है तुम्हारा वहां पे क्या है हेयर एंड म्यूकस है जो ट्रैप क्या करते हैं तुम्हारे, इसको ट्रैप करते हैं तुम्हारे डस्ट पार्टिकल को, किसको ट्रैप करते हैं तुम्हारे डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। और इसमें क्या होता है तुम्हारा देन ये पास किससे होते हैं तुम्हारा फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकी, ब्रोंकाई एंड एंटर किधर करता है तुम्हारे लंग्स में, किधर एंटर करता है तुम्हारे लंग्स में एंटर करता है, बताया था मैंने। हाँ, उसके बाद जो ट्रैकी है इसके पास रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है जो प्रिवेंट करता है आपका कोलैप्स करना व्हेन देयर इज नो एयर इन द ट्रैकी। ट्रैकी में दिख रहा है, ये देखो ट्रैकी दिख रहा है यहाँ पे, ये रिंग दिख रहा है ऐसे रिंग, कैन यू सी दिस। ये कार्टिलेज रिंग रहती है जिससे ये क्या करता है, ये रिंग से क्या होता है, ऐसा नहीं कि जब कोई एयर नहीं जा रही थी कहीं कोलैप्स ना हो जाए, इससे हवा बाहर निकलती तो कैसे गुब्बारे से हवा बाहर निकलती तो कैसे वो ऐसा हो जाता है कि नहीं, वैसा नहीं होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या है ऐसा रिंग दिख रहा है। तो ये देखो ये नोज है, ये नोज है, नोज के बाद आपका क्या है यहाँ पे फेरेंक्स है, ये क्या है तुम्हारा लैरिंक्स है और लैरिंक्स के बाद यहाँ पे क्या है तुम्हारा ये आया तुम्हारा ट्रैकी। समझे मेरी बात को? गेटिंग? नाउ उसके बाद यहाँ पे क्या है जो ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकाई है ये डिवाइड किया जाता है तुम्हारे 2 स्मॉलर ट्यूब में जिसको क्या बोलते हैं तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं और जो अब बाद में छोटे छोटे होकर क्या बनते हैं तुम्हारा एल्विलाई बनते हैं। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है एपिग्लॉटिस, क्या है तुम्हारा एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या होता है एपिग्लॉटिस पे विंड पाइप और फूड पाइप एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर ये विंड पाइप है तो दूसरा क्या है तुम्हारा फूड पाइप है। तो एट ए टाइम आप एक ही काम कर सकते हो। याद रखना जब व्हेन यू आर स्वेलिंग द फूड यू डोंट ब्रीथ, जब आप ब्रीदिंग नहीं करते हो, अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो आप खाना स्वेल नहीं करोगे और अगर आप खाना स्वेल कर रहे हो तो आप ब्रीद नहीं करते हो। अगर दोनों साथ में क्या तो क्या होता है स्नीजिंग एक्शन। इसलिए बोलते हैं खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस खाते खाते अगर तुम बात कर रहे हो तो दोनों एक्टिविटी साइमल्टेनियस स्टार्ट होने की कोशिश होती है। तो क्या होता है जो आपका खाना रहता है कभी कभार किधर एंटर हो जाता है विंड पाइप में। तो देखो जब वो कोई बंदा छींकता है तो यू विल सी कि नॉस्ट्रिल से भी उसका खाना बाहर आ रहा है। सीन दैट, देखा कि नहीं देखा है? हाँ, तो तुम्हें विजुअलाइजेशन करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ये बायोलॉजी ऐसा बताना पड़ता है, समझे ना मेरी बात को? गड़ी तो वो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए याद रखना कि एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस एक ऐसा फ्लैप है, एक जॉइंट है जहां पे विंड पाइप और फूड पाइप एक दूसरे को क्या करेंगे क्रॉस। ये आपका फ्लैप है, ये विंड पाइप और नीचे से क्या जा रहा है फूड पाइप।
समझे मेरी बात को? ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ना अब यहाँ पे देखो डायग्राम में भी देखो बहुत अच्छे से डायग्राम बना है एल्विलाई का। हाँ, एल्विलाई का डायग्राम देखो, ये देखो दिख रहा है। एल्विलाई दिख रहे हैं आपको, ब्रोंकल्स एल्विलाई, ठीक है। ये क्या है तुम्हारे, ये आपके ब्रोंक्यूल्स आपको बताया गया है, ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये आपका लंग्स ऐसा बता के रखा है, और ये आपके क्या है तुम्हारे एल्विलाई है। ये क्या है तुम्हारे एल्विलाई है। इसका काम क्या है, सेम सरफेस एरिया बढ़ाना। क्या करना, सरफेस एरिया बढ़ाना, ठीक है। ये इसके भी साथ क्या अटैच होती है, ब्लड कैपिलरीज। इसके साथ भी क्या अटैच होती है तुम्हारी, एल्विलाई के साथ क्या अटैच होती है तुम्हारी, ब्लड कैपिलरी क्या होती है तुम्हारी, अटैच होती है। और यहाँ पे कौन सा टिश्यू से बना होता है, ये तुम्हारा स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। किससे बना होता है तुम्हारा, ये स्क्वैमस एपिथेलियम। 9th में आपने टाइप ऑफ टिश्यूज पढ़े ना, उसमें से आपका ये है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से क्या होता है तुम्हारा बना होता है। इसका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। एल्विलाई का काम क्या है तुम्हारा, सरफेस एरिया क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। रेडी, हाँ समझ में आई मेरी बात, क्लियरिटी आ रही है। चलिए तो यहाँ पे देखो जो एल्विलाई सैक है, तो एल्विलाई क्या करता है, एल्विलाई सप्लाई करता है ब्लड वेसल को थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड द एल्विलाई हेल्प इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है, जो आप ब्रीथ इन कर रहे हो क्या है तुम्हारी ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीजन किधर तक जाएगी, लास्ट तक एल्विलाई। एल्विलाई के साथ में क्या है तुम्हारा ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज। जैसे ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है तो ब्लड से, ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, आपका ब्लड क्या है तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी है, तो थ्रू आउट द बॉडी क्या होगी, ऑक्सीजन क्या होगा तुम्हारा सप्लाई होगा। समझे मेरी बात को, क्लियरिटी आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे। हाँ, जैसे मैंने खाने का बोला था ना कि लास्ट में क्या था तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या था, विलाई, विलाई के पास क्या था ब्लड कैपिलरीज। तो खाना किस में गया तुम्हारे ब्लड कैपिलरीज में। जैसे ब्लड में कोई भी चीज हमेशा किधर एंटर करती है, ब्लड में एंटर करती है, क्योंकि ब्लड कैन मूव थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड क्या कर सकते हैं तुम्हारा थ्रू आउट द बॉडी क्या कर सकता है तुम्हारा मूव कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या क्लियरिटी आ रही है, हाँ या ना, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता है यहाँ पे, सो लेट्स मूव टू फर्दर पॉइंट, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं और जब आप क्या करते हैं एक्सपिरेशन करते हैं, तो आपके बॉडी में थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो आपका आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो व्हेन वी ब्रीथ इन, तो जो मसल्स होते हैं डायफ्राम के, वो क्या होते हैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड मूव डाउनवर्ड। देखो यहाँ पे देखो, इन्होंने डायग्राम दिया होंगे, ये देखो मैकेनिज्म दिया गया है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, देखो एक्सपिरेशन में देखो, देखो जस्ट वेट, हाँ एक्सप्रेशन जैसे वॉल्यूम, देखो जैसे आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप, यू आर एक्सपायरिंग, मतलब क्या, यू आर रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर लंग्स। तो उस केस में क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, सारे का सारा जो आपका एयर है किसमें, लंग्स में, वो सारे का सारा क्या करते हैं हम तुम्हारा बाहर क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करने की कोशिश करते हैं। ये इंस्पायर किया और उसके बाद क्या करते हैं तुम्हारा एक्सपायर करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में क्या होता है तुम्हारा जो ये देखो लंग्स का जो साइज है वो देखो क्या हो गया, बहुत कम नहीं हो गया। और इस केस में क्या होता है तुम्हारा डिक्रीज तो हो जाता है तुम्हारा वॉल्यूम, उसके साथ उस केस में क्या होता है तुम्हारा डायफ्राम क्या होता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। क्या होता है तुम्हारा ऐसा ऊपर जाता है, डायफ्राम ऐसे ऊपर चले जाता है, समझे ना, ऐसे ऊपर की तरफ आ जाता है रिलैक्स पोजीशन में। क्यों ऐसे ऊपर की तरफ आ जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे से प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, तब ज्यादा से ज्यादा एयर क्या होगी, बाहर जाएगी। डायफ्राम ऐसे यू शेप है, क्या है यू शेप, इट विल एक्सर्ट द प्रेशर, इट विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन योर लंग्स सो दैट मोर एंड मोर एयर कैन बी ब्रीथ आउट, समझे मैं, जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। तो जो CO2 रिच एयर है वो क्या होगी तुम्हारी, क्या होगी, एक्सेल आउट हो जाएगी। अब इनहेलेशन में क्या होता है, जब भी आप इंस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है तुम्हारा जो आपका दिख सकते हैं, जो आपके क्या है, ये तुम्हारे आपका लंग्स हैं, ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारा लंग्स में आपको मिलेगा कि ये आपका स्वेल हो गया, क्या हो गया ये, दिस इज स्वेल्ड आउट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी की सारी गैस क्या होगी तुम्हारी किसमें भर गई अभी लंग्स में, तो उसका साइज क्या हो गया तुम्हारा बढ़ गया। अब देखो डायफ्राम क्या हो गया, मूव आउट, मूव थोड़ा नीचे हो जाता है, जो यू शेप होता है ना, अब वो क्या हो जाता है तुम्हारा फ्लैट होता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा क्या लगेगा, ज्यादा स्पेस लगेगा ना। डायफ्राम ऐसा है, ठीक है, समझो डायफ्राम ऐसा है, हवा ऊपर से नीचे आ रही है, तो डायफ्राम क्या होगा, अगर ज्यादा स्पेस है तो डायफ्राम को क्या होना पड़ेगा, फ्लैट, क्या होना पड़ेगा, फ्लैट। यही डायफ्राम क्या होना चाहिए, अब ऐसा हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एयर इतनी आ रही है तो इसको स्पेस लगेगा ना, तो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही डिफरेंस है इंस्पिरेशन में और एक्सपिरेशन में। इंस्पिरेशन हम ऑक्सीजन रिच एयर को इन मतलब हमारे बॉडी में एंट्री करवाते हैं, और एक्सपिरेशन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो हमारे बॉडी में है उसको क्या करते हैं, एक्सेल आउट करवाते हैं। समझे मेरी बात को। और उसमें डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन एंड आपका रिलैक्स कैसे करता है उस हिसाब से आपको बताया गया है।
ठीक है, समझ में आई मेरी बात? दैट शुड बी नोन टू यू। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है आपको तो देखिए फर्दर पॉइंट। नाउ अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अब क्या बात आती है तुम्हारी? ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। तो नाउ गाइस अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में मेन क्या चीज आपको ट्रांसपोर्ट करनी है? दो ही। एक तो जो ऑक्सीजन आपके बॉडी में है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज आपको करवाना है। दूसरा जो बॉडी में जो आपका ग्लूकोज है उसको भी क्या करना है? डिफरेंट पार्ट टाइप, मतलब जो ग्लूकोज आपको मिला है वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचना चाहिए, वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, आपका मेन क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या करना है सर्कुलेटरी सिस्टम ने, देखो ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है तुम्हारा? मेनली ब्लड होता है, आर्टरीज, वेन्स, आर्टरी वेन्स, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स ये आपके कैपिलरीज है, और क्या रहता है तुम्हारा? हार्ट। तो ये मेन आपका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में ये चीजें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? ये इस ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड को, ऑक्सीजन को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। और वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और अदर टाइप के सारे वेस्ट यहाँ पे आ गए। उसके बाद इसके पास क्या है? इसके पास प्लाज्मा है, और प्लाज्मा के पास क्या है? आरबीसी। क्या है तुम्हारे? आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। उसके बाद क्या है तुम्हारा? व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस के लिए। अभी कोविड के टाइम से बोलते ना प्लेटलेट कम हो गए, सुना होगा ना, प्लेटलेट कम हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कम हो गया। ये आपके मेन आपके क्या है? तुम्हारे डिफेंस ऑर्गेनिज्म है। मतलब कुछ भी अगर आपके बॉडी में कुछ भी इंफेक्शन होता है तो इनके काउंटर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन तभी हुआ जब ये हार गए। अगर ये हारते नहीं तो इन्फेक्शन होता ही नहीं, समझे? उसके बाद देखो प्लाज्मा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा। ये पूरा काम प्लाज्मा का है। आरबीसी ब्लड सेल क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद अगर देखेंगे जो व्हाइट ब्लड सेल है ये क्या करता है? तुम्हारे हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या करता है? तुम्हारा मारने में हेल्प करता है। इट किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोडक्ट क्या करता है? आपके बॉडी को वहां पे प्रोटेक्शन देता है। उसका प्लेटलेट क्या किसमें हेल्प करते हैं? तुम्हारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। किसमें हेल्प करते हैं? तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग में। एंड कहां पे? ये लॉस ऑफ ब्लड, जब इंजरी हो जाती है ना तो उस केस में ब्लड लॉस को क्या करता है? तुम्हारा प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो उसमें लॉस ऑफ ब्लड होने नहीं देता, क्योंकि अगर लॉस ऑफ ब्लड हो गया तो बोलते ना, सुना ना डॉक्टर का गोल्डन स्टेटमेंट, अरे बहुत ज्यादा खून बह गया, अभी नहीं बचा सकते। बॉलीवुड मूवी में यही रहता है ना, हीरो लेके आता है हीरोइन को, बोलते नहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, अब नहीं हो सकता कुछ। इपिक स्टेटमेंट है ये हमारे बॉलीवुड मूवीज के, है कि नहीं? हाँ, तो वैसी बात है। नेक्स्ट हम बात यहाँ पे करेंगे आर्टरीज के बारे में एंड वेन्स के बारे में। तो आर्टरीज के बारे में ध्यान दीजिए। आर्टरीज क्या करती है तुम्हारी? ये आपका कैरी करता है तुम्हारा प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब वो होता है जो ऑक्सीजन रिच होता है। क्या होता है तुम्हारा? ऑक्सीजन रिच होता है या ऑक्सीजनेटेड होता है। क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड। समझे? प्योर और इम्प्योर कुछ नहीं होता है। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है या ऑक्सीजनेटेड है उसको हम प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती है? कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वाल्व्स। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। और उसके पास यहाँ पे क्या है? वाल्व नहीं होते। वाल्व समझते हो ना, जो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि बाबा आप खुद सोचो, ब्लड ना जो है ना इतना फोर्स है तो आपका हार्ट पंप कर रहा है, तो बैकवर्ड कैसे आएगा? अगर कोई चीज फोर्सफुली जा रही है, किसी को अगर आपने जोर से फेंका तो वापस थोड़ी आएगा। समझे मेरी बात को? इसके बाद वाल्व क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, टू प्रिवेंट अ बैकवर्ड फ्लो। सिर्फ इनके क्या होती है? जो वॉल होती है वो थिक होती है। क्यों? ये देखो इतना हाई प्रेशर से ब्लड आ रहे हैं, अगर थिक नहीं हो तो ब्रेक हो जाएंगे ना। अगर आर्टरीज ब्रेक हो गए ना तो हार्ट अटैक। क्या? हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन इज नथिंग बट हार्ट अटैक। ठीक है, हाँ, इसको लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन होगा। ठीक है, नाउ वेन्स का काम उल्टा है। ये क्या कैरी करते हैं? तुम्हारे इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब क्या? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी टू किधर तक? तुम्हारा हार्ट तक। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से किधर कैरी करेगा? तुम्हारा हार्ट तक। और ये क्या रहते हैं? तुम्हारे थिन वॉल होते हैं और इसके पास क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या होता है? तुम्हारा कम होता है, तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड पॉसिबल है। इसलिए इनके पास क्या होना जरूरी है? वाल्व्स होने जरूरी है। समझ मेरी बात को? गेटिंग? नाउ उसके बाद देखिए कैपिलरीज। अब आप बात करेंगे कैपिलरीज के बारे में। तो अगर आप कैपिलरी के बारे में ध्यान दें, देखिए कैपिलरीज जो होते हैं, ठीक है, कैपिलरीज जो होते हैं ये आपका क्या है? तुम्हारे ये नैरो ब्लड वेसल होते हैं जिसके जो क्या कनेक्ट करते हैं? तुम्हारा आर्टरी एंड वेन्स को, दोनों को साथ में कनेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना,
तो कैपिलरी समझ रहे हो, दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद बिटवीन द ब्लड सेल टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। तो आप ये बोल सकते हैं कि कैपिलरी एक जरिया है जहां से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, फूड, वो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं, जिससे कि हर एक टिश्यू सेल को क्या मिले, खाना मिले, ऑक्सीजन मिले। क्योंकि अगर ऑक्सीजन और उसको अगर फूड टाइम पे नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, डेड, ठीक है ना, गेटिंग काम नहीं करेगा। समझो मेरी बात को, अगर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम जिंदा रह सकते हो क्या, वही बात है, ठीक है। चलिए तो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे हार्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हार्ट। तो आपने देखा ही होगा हार्ट के बारे में, इतनी कहानियां आपने सुनी होगी, है कि नहीं। अब सुनो एक एक करके मैं कुछ बताता हूँ। हार्ट क्या है तुम्हारा, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना है, इसमें कोई बोन नहीं होता है, कोई हड्डियां नहीं होती, ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो हड्डी होती तो अब तक तो निकल लिए रहते ऊपर, ये बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी तक। इसके पास कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अभी नीचे मैं डायग्राम में आपको बता दूंगा। इसके पास 4 चैम्बर है। जो अपर चैम्बर है, देखो यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं तो वो इजीली समझेगा तुम्हें। इट हैव 4 चैम्बर, सी इट हैव 4 चैम्बर। जो अपर चैम्बर है, दिख रहा है, ये 2 अपर चैम्बर है, 2 लोअर चैम्बर है। कैन यू सी इन डायग्राम, दिख रहा है क्या, ये आपका एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर है, दिख रहा है क्या, ये 2 अपर चैम्बर है। ये क्या है तुम्हारा राइट आर्ट्रियम, ये क्या है तुम्हारा राइट आर्ट्रियम, और ये क्या इधर क्या है तुम्हारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये क्या है तुम्हारा लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे क्या है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, दिख रहा है। तो ये 4 चैम्बर है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर हार्ट। कितने है तुम्हारा 4 चैम्बर हार्ट। समझो मेरी बात को, गेटिंग। यहाँ पे दिख रहा है ये इंफीरियर वेना कावा है, और ऊपर क्या है तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, और नीचे आपका यहाँ पे रहेगा पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये आपको समझा, हाँ, गेटिंग। अब एक्सप्लेनेशन समझते हैं, समझा ना, हार्ट के 4 चैम्बर कैसे हैं, 4 चैम्बर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन। तो अब यहाँ पे क्या बोला है तुम्हारा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक। तो अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं तुम्हारा आर्टरिया बोलते हैं, और लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं तुम्हारा वेंट्रिकल, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे डायग्राम में। उसके बाद जो वेंट्रिकल है, ये पंप करता है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से, ऑर्गन इट वॉल्स आर थिकर देन द आर्टरिया। क्योंकि इसका काम क्या है, जो वेंट्रिकल नीचे जो है ना, नीचे जो है, इनका काम क्या है, ब्लड को क्या करना, पंप करवाना, और ऊपर वाले का काम क्या है, ब्लड को क्या करना, रिसीव करना, ब्लड को क्या करना, रिसीव करना। इसलिए वेंट्रिकल क्या होते हैं, थिक वॉल्ड रहते हैं, क्योंकि उनको ब्लड पंप करना है। आर्टरिया उतने थिक वॉल्ड नहीं होते, ठीक है। जो राइट एंड जो लेफ्ट चैम्बर है, ये सेपरेट किया जाता है बाय सेप्टम। दिख रहा है यहाँ पे बीच में एक लेयर सेप्टम इन्होंने नेमिंग की रहेगी, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट जो रहता है ना, वो बीच में सेपरेट किया जाता है सेप्टम। सेप्टम मतलब बाउंड्री, सेप्टम मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तुमने बनाते क्या ऐसा हार्ट, ये सेप्टम हुआ, ये क्या हुआ, सेप्टा, ये क्या हुआ, सेप्टा। सेपरेट करो ना दोनों पार्ट को, दोनों चैम्बर को, हाँ। नहीं तो हम लोग तो सर हम ऐसा करते सर, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, है कि नहीं, समझ रहे मेरी बात को, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, समझा रहे हैं कि सेप्टम क्या होता है यार, सेप्टा क्या होता है, तो बोलेंगे तो सतीश सर ऐसे सिखाते हैं हमें, ध्यान दे दो। चलो ना, अब ध्यान दीजिए, ये क्या प्रिवेंट करता है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि 2 ब्लड साथ में रहते हैं आपके हार्ट में, तो दोनों ब्लड कभी मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए 4 चैम्बर ऐसे करके दिए गए हैं, उसमें भी 2 अलग अलग करके सेपरेट किए जाते हैं ऐसे, ठीक है। नाउ अब याद रखना, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल हैव वाल्व्स बिटवीन देम टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो। तो वाल्व जब भी आए या स्फिंक्टर जब भी आया ना, हमेशा याद रखना इसका काम क्या है, बैकवर्ड फ्लो क्या करना है तुम्हारा, प्रिवेंट करना, ठीक है ना। तो अभी आपके हार्ट में 2 वाल्व होते हैं, एक बाइकस्पिड होता है और एक क्या होता है, ट्राइकस्पिड। कितने वाल्व होते हैं, बाइकस्प, कस्प मतलब रहता है वहां पे 2 आपके क्या हो सकते हैं तुम्हारे ओरिजिन होते हैं, 2 क्या होते हैं तुम्हारे एंट्री पॉइंट होते हैं। और ट्राइकस्प में कितने एंट्री पॉइंट होते हैं, 3। कस्प मतलब एंट्री, ठीक है, जिससे आपको ब्लड नीचे आ सकता है या ब्लड बैकवर्ड फ्लो करवा सकता है, ठीक है, गेटिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, पता रहेगी तो आपको आराम से समझ जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। आप देखो क्या बात है कि नहीं, मजा ही है। अब बोलो, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, हैं। अब सोचो, अब तुम लोगों ने ये डायग्राम से अगर तुमने हार्ट के बारे में नहीं सीख पाए तो फिर क्या करना है, घर पे ब्लैंकेट लेने का, सो जाने का, और हार्ट बाहर है ना, निकल के बाहर रख देने का, बोलने का तेरी जरूरत नहीं है। तो समझ नहीं पाए तुम। नाउ अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। क्या बात करेंगे,
डबल सर्कुलेशन। अब आपको डबल सर्कुलेशन समझना है। सबसे पहले आप डबल सर्कुलेशन ये समझिए, पहले मैं आपको हार्ट इधर से समझाता हूं, फिर यहाँ पे पूरा देखो किडनी से लेकर कैसे फिल्ट्रेशन, गजब डायग्राम दिखा है मैं तो, हिपेटिक पोर्टल वेन सब एक ही उसमें दिखा दिया इसने तो। अब सुनो बहुत ही अच्छे से, शानदार जिंदगी कैसे लग रहा है। अगर पॉपकॉर्न होते तो और मजा आ जाता है कि नहीं सुनने में, पॉपकॉर्न चाय या समोसे होते तो बात ही अलग होती है कि नहीं। अगर कल के उसमें रिजल्ट नहीं आए ना बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, बात बहुत निराली हो जाएगी, ध्यान रखियो। हाँ अब ध्यान दो, ये राइट आर्ट्रियम, ये क्या बेटा लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे क्या है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनो सबसे पहले तुम्हें समझाता हूँ होता क्या है, वर्किंग ऑफ हाउ योर हार्ट कैसे एक वन साइकिल कंप्लीट, एक कार्डियक साइकिल कैसे कंप्लीट, एक कार्डियक साइकिल को कितने मिनट लगते हैं कंप्लीशन होने के लिए, एक मतलब 1 मिनट लगता है, और कितना बीट होता है 72। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें थोड़ी बायोलॉजी कुछ लगने वाली, तो क्या सोच रहे हो। तो अब आपके जो सुपीरियर वेना कावा है और नीचे क्या है तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा है, क्या है तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या करते हैं, दे विल कनेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे विल कनेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जो भी वेन्स है वो वेन्स क्या करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। किसकी तरफ लेके आएंगे, हार्ट की तरफ। समझो मेरी बात को। तो अब देखो ये आपका हार्ट है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, तो इस हार्ट के ऊपर जो भी कुछ है नेक रीजन या आप बोलेंगे हेड रीजन या आपका पूरा स्कल, इधर के ऊपर का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर से आएगा, सुपीरियर वेना कावा से आएगा। किधर से नीचे आएगा तुम्हारा, सुपीरियर वेना कावा से नीचे आएगा। जबकि जो आपका ये आपका यहाँ पे स्टमक है, हिप रीजन है और नीचे आपका लेग है, उसके जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करेगा तुम्हारा, इधर से आएंगे वो तुम्हारे इंफीरियर वेना कावा से। कहां पे एंट्री करेंगे, ये राइट आर्टरियम। कहां पे एंट्री करेंगे, राइट आर्टरियम। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ सारे का सारा ब्लड राइट आर्टरियम में आ गया। नाउ राइट आर्टरियम विल स्क्वीज। नाउ राइट आर्टरियम क्या करेगा, स्क्वीज करेगा। जैसे राइट आर्टरियम स्क्वीज करेगा वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन। वाल्व क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओपन। तो यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वाल्व, क्या होता है बाइकस्पिड। ठीक है, तो यहाँ पे बाइकस्पिड, यहाँ पे उन्होंने ट्राइकस्पिड दिखाई क्या, बाइकस्पिड उल्टा लिखा है, बाइकस्पिड लिखा है ट्राइकस्पिड लिखा है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है चलो, यहाँ पे कौन सा वाल्व है तुम्हारा, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ठीक है, जैसे वो वाल्व ओपन होगा, दिख रहा है वाल्व ओपनिंग दिख रही है इधर से, तो ब्लड ऊपर से क्या करेगा तुम्हारा, नीचे एंटर करेगा। क्या करेगा, ऊपर से क्या करेगा, नीचे एंटर करेगा। कहां पे आएगा तुम्हारा, राइट वेंट्रिकल में। कहां पे आएगा, राइट। बेटा उसमें नहीं है वेंट्रिकल, इसमें है। हाँ तो ब्लड कहां पे आएगा तुम्हारा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब उसके बाद जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया, ये क्या हो जाएगा, वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नाउ राइट वेंट्रिकल विल क्या, स्क्वीज आउट। नाउ राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, स्क्वीज करेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाल्व, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये आपका जो पल्मोनरी वाल्व है, कौन सा वाल्व है तुम्हारा, ये पल्मोनरी वाल्व है। यहाँ पे से क्या होगा, ब्लड क्या आ जाएगा तुम्हारा थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स के पास जाता है। अब देखो यहाँ पे से ये पल्मोनरी वेन दिख रहा है, हार्ट से ये निकला, देखो पल्मोनरी वेन दिख रहा है, ये लंग्स के पास गया, ये दिख रहा ना, इधर इधर हो गया। अब इधर से इधर आना पड़ेगा समझने के लिए, आप ऐसे डायग्राम से बना के रखें। तो ये इधर से हार्ट से किधर गया, ये तुम्हारे पास किसके पास गया है, तुम्हारे लंग्स के पास। किसके पास गया, लंग्स। अब मैंने अभी तुम्हें ये रेस्पिरेशन सिखाया, लंग्स में कौन सी ब्लड रिच है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा है ना, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स क्या करेगा, अपटेक करेगा, और उसको क्या एंट्री होगी, यहाँ पे ब्लड में क्या एंट्री होगी तुम्हारी, ऑक्सीजन की। क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ज्यादा क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तुम्हारा, कम है। तो डिफ्यूजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा तुम्हारा, ये किधर एंटर करेगा तुम्हारे लंग्स में, और ऑक्सीजन लंग्स से किधर एंटर करेगा तुम्हारा ब्लड कैपिलरीज में। तो आप दिख रहा है आपको, ये ब्लड कैपिलरीज में आपका क्या है अभी, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन, अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने लंग्स में भेजा था, अब उस पर ऑक्सीजन की एंट्री हो गई। अब वो कौन सा ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड। क्या बन गया अभी तुम्हारा, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कौन लेके गया था, इसको पल्मोनरी आर्टरी लेके गई थी। कौन लेके गया था, पल्मोनरी आर्टरी, बाय मींस ऑफ पल्मोनरी वेन। इधर से क्या आएगी तुम्हारी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से क्या होगा, वापस ब्लड आपका एंटर करेगा किधर, तुम्हारा ब्लड वापस एंटर करेगा, दिख रहा है यहाँ पे से एंट्री पॉइंट दिख रहा है, ये पल्मोनरी वेन। ब्लड वापस एंटर करेगा, और किस में एंटर करेगा, लेफ्ट आर्टरियम में। कहां पे एंटर करेगा, समझे ना, ये दिख रहा है इधर से ब्लड वापस आपका किधर आया तुम्हारा, लेफ्ट आर्टरियम में। दिख रहा है नहीं दिख रहा, वही बोल रहा था, तुम इतने अच्छे डायग्राम से भी नहीं समझ पाए ना बेटा, फिर तो क्या करने का, जिए तो जिए कैसे, बिना आपके गाने लगाने का, सो जाने का, फिर क्या। हाँ तो ये किधर एंटर करेंगे तुम्हारा, किधर एंटर करेगा बेटा तुम्हारा, लेफ्ट आर्टरियम में क्या करेगा तुम्हारा, एंटर करेगा। जैसे ही ये लेफ्ट आर्टरियम में एंटर किया, तो देखो लेफ्ट आर्टरियम में जैसे ही एंटर किया, यहाँ पे एक वाल्व है, वो कौन सा वाल्व है, मिटरनल वाल्व। कौन सा वाल्व है, ये मिटरनल वाल्व। याद रखना हर एक वाल्व का नाम। ये क्या करेगा, जैसे ब्लड यहाँ पे एंटर हो गया ना, तो हार्ट वापस स्क्वीज करेगा,
तो मिटरनल भाव से आपका जो आएगा वो ब्लड कहाँ पे आएगा तुम्हारा, लेफ्ट वेंट्रिकल। किधर आएगा तुम्हारा, लेफ्ट वेंट। और जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, वापस लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इट विल स्क्वीज, और उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ब्लड है ये अओर्टा से क्या होगा, ये दिख रहा है, ये अओर्टा की लाइन दिख रही है इधर से, तो मैं इसको हटाता हूँ। हाँ, ये अओर्टा दिख रहा है इधर से, अओर्टा की लाइन, इधर से क्या होगा, अओर्टा से इट विल रीच टू दी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये देखो अभी अओर्टा से जैसे ये गया तुम्हारा, ये दिख रहा है क्या, देखो ये यहाँ पे आया था, उसके बाद देखो इधर से एक और लेयर जा रही है, तो अओर्टा से क्या होता है, देखो अओर्टा से क्या होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक क्या होगा तुम्हारा, ब्लड क्या होगा तुम्हारा जाएगा। दिख रहा है उसमें लीवर दिख रहा होगा, हिपैटिक वेन से लीवर में जाता है, हिपैटिक पोर्टल वेन लेता है, और किडनी में क्या होती है, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन होती है। क्या होती है किडनी में, नीचे देखो, नीचे किडनी है, नीचे क्या है, किडनी है, नीचे क्या है, किडनी है। वाह, इसको भी ये हो रहा है, देखो नीचे ये दिख रहा है, ये किडनी है, और इधर कौन सी वेन आ रही है, रेनल आर्टरी, क्या आ रही है, रेनल आर्टरी, और इधर क्या आ रही है तुम्हारी, रेनल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन किधर जा रही है तुम्हारी, लिवर के पास। ठीक है, ये देखो हिपैटिक वेन और हिपैटिक पोर्टल वेन, ये किधर है तुम्हारा, लिवर के पास। और आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन किधर है तुम्हारे, लंग्स के पास। याद रखना, पल्मोनरी वर्ड किसके साथ आता है, लंग्स के साथ। हिपैटिक वेन किसके साथ आता है, लिवर के साथ। और रेनल वेन किसके, रेनल आर्टरी रेनल वेन किसके साथ आता है, किडनी के साथ। हाँ भाई, ऐसा ही होता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में ब्लड कितने बार आया, 2 बार। कितने बार आया, 2 बार। एक बार तो ऐसे ही आया था ना, एक बार तो आपका राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल तक गया, तो उसके बाद ये किधर गया था, पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग्स के पास गया, लंग्स से वापस ऑक्सीजन करने के बाद वापस आया था ना, वापस इसके बाद क्या गया, अओर्टा से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक गया। तो कितने बार सर्कुलेशन हो गया, 2 बार। इसलिए इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। समझे, इसको कलेक्टिवली बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। हार्ट, एक डबल सर्कुलेशन में भी 2 टाइप होते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जो हार्ट और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये जो अओर्टा से जो ब्लड जा रहा है ना डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक, वो कौन सा सर्कुलेशन हुआ, सिस्टमैटिक। और लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन हुआ उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसलिए यहां पे क्या आया, पल्मोनरी आर्टरी से क्या बोल रहे हैं तुम्हारे, पल्मोनरी वेन्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी से क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, पल्मोनरी वेन्स बोल रहे हैं। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना, आर यू गेटिंग इट, समझे मेरी बात को। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। वी गॉट इट, समझ में आ गया। ये डबल सर्कुलेशन है, ये इसकी एचडी इमेज है। आपको अच्छे से ये आपको नोट्स आ जाएंगे, आपको अच्छे से ये नोट्स लिखने हैं, समझने हैं, और आगे इस पे बात करनी है। ठीक है, उसका वर्किंग ऑफ हार्ट मैं पूरा बता चुका हूँ, ये वर्किंग ऑफ हार्ट क्या होता है। ठीक है, हार्ट इन मैमल्स ये पूरा एम्फीबियन के सब बता चुका हूँ। अब सिर्फ क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट रहेगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन के लिए इतना रखता हूँ, इतने आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है।